बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह बखैर और सुनो पाकिस्तान में आपको जनाब खुशामदीद कहते हैं। जुम्मे का बाबरकत दिन है और हम अपना बड़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन शो लेकर आ चुके हैं आपके सामने। बहुत सारी खबरें हैं, कल के रोज़ बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है। उसके अलावा बहुत सारे मौज़ूआत हैं जो कि आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। मैं हूँ ज़हर मलिक और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरा साथ दे रही हैं। मैं हूँ माहम जाहिद एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और यकीनन आप लोग बहुत खुशबाश होंगे और बड़ा ज़बरदस्त आपके दिन का आगाज़ हो चुका होगा। जुम्मे का बाबरकत दिन है, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे और यकीनन तमाम दुआएं जो हैं वो कबूल भी हो जाए, जायज़ दुआएं, आमीन आमीन। इस जज्बे के साथ जी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और कल के दिन की अगर हम बात करें तो ख़बरों के लिहाज से नहायत ही अहम रहा है। यानी अगर कहा जाए कि 27वीं तरमीम के असरात आना शुरू हो गए हैं तो गलत नहीं होगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज साहिबान हैं, उन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया, तो दूसरी जानिब कौमी असम्बली ने मुसल्लह अफवाज के कमांड सिस्टम में रीस्ट्रक्चरिंग मंजूर कर ली है। और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद अपने ओहदों से अलग होने का फैसला किया है। इन जज साहिबान का मौक़िफ़ यह है कि तरमीम अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला है और वो ऐसे निज़ाम का हिस्सा नहीं बन सकते जहां पर अदालतें इंतज़ामिया या सियासी दबाव के नीचे आ जाएं। लेकिन तस्वीर का एक और रुख भी है। पाकिस्तानी अदलिया इंसाफ के आलमी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया में 142 ममालिक में से 130वें नंबर पर खड़ी है। और लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्की अदालतों में 23,62,000 शहरी इंसाफ के मुंतज़िर हैं और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 54,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। यानी हमारा निज़ाम इंसाफ आम साइल को इंसाफ मुहैया नहीं कर पा रहा। तो जनाब इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कोर्ट रिपोर्टर आमिर। आमिर, कहिएगा 27वीं आईनी तरमीम के बाद क्या क्या तब्दीलियां आनी शुरू हुई हैं, किन बुनियादों पर इस्तीफे दिए गए हैं जजेस की जानिब से? आज देखें, गुज़श्ता रोज़ 27वीं आईनी तरमीम का गज़ट नोटिफिकेशन हुआ। तो गज़ट नोटिफिकेशन के होने के बाद 2 इस्तीफ़े, बड़े इस्तीफ़े जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला ने दिए हैं। और उन्होंने अपने इस्तीफ़े में लिखा है कि ये जो 27वीं तरमीम है ये अदलिया से मुशावरत के बगैर ये पास हुई है। और ये जो 27वीं तरमीम है ये 1973 का जो आइन है उसके जो खिलाफ है ये बनाई गई है। और ये इससे 1973 का जो आइन है वो ख़त्म होता है। तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्होंने कहा है कि तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े और अदलिया को हुकूमत के मातहत किया है। और उन्होंने कहा कि आला अदलियत को तकसीम करके अदलिया की आज़ादी भी पामाल की गई है। और उन्होंने कहा है कि तारीख गवाह है कि आइनी नज़म में ऐसी तब्दीलियाँ देर पा नहीं होती और मेरे पास 2 रास्ते थे, इदारे की बीकनी या एहतजाजन इस्तीफ़ा। तो मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। इसी तरह जो जस्टिस अतर मिनल्ला है उन्होंने भी कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। और 11 साल कबल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर हलफ उठाया था। और अतर मिनल्ला ने यह भी लिखा है कि जो तमाम अदवार हैं उनमें हलफ का जो बुनियादी वादा एक ही था और ये हलफ किसी आइन नहीं बल्कि आइन पाकिस्तान से वफादारी का था। उन्होंने ये कहा है कि जो 27वीं आईनी तरमीम है इससे कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त भी लिखा था और ख़त में जो मुजव्वज़ा तरमीम है इस पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया था। और उसका उन्होंने ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान की अवाम है उसकी खिदमत मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़ रहा है और मैं अपने हलफ के मुताबिक बेहतरीन सलाहियत से जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देता रहूँ। तो उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। और इससे कबल जो जस्टिस मंसूर अली शाह है और जस्टिस अतर मिनल्ला है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को खतूत भी लिखे थे जिनमें उन्होंने जो 27वीं आईनी तरमीम है इसके हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और फुल कट का इजलास बुलाने का भी मुतालबा किया था। तो आज का दिन है जुमे का, ख़ास तौर पर इसमें 3 अहम डेवलपमेंट होने वाली हैं जिसमें आज फुल कोर्ट का इजलास भी है जो दिन 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा, जिसमें तमाम जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो इसमें शरीक होंगे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफ़ा दे दिया तो ये तो नहीं होंगे, इनके अलावा जो दीगर जजेस हैं वो इसमें शामिल होंगे। और इसके साथ साथ एक और जो ऐवान सदर में आज जो आइनी जो अदालत है उनके जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, जिनका गुज़श्ता रात नोटिफिकेशन हो चुका है चीफ जस्टिस के तौर पर, उनका भी हलफ होगा। और उनके साथ साथ एक और ख़बर भी सामने आ रही है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दीगर 6 जजेस हैं
7 आईनी अदालत में 7 जजेस होंगे, जिनमें एक चीफ जस्टिस होगा और 6 और होंगे। तो जो 6 और जजेस होंगे वो वज़ीर आज़म और जस्टिस अमीनुद्दीन की मशावरत के बाद उनका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस टाइम तैयारियां जारी हैं और जो ज़राए हैं, ज़राए वाले ये दावा कर रहे हैं कि 11 बजे जो 6 जजेस हैं उनकी भी हलफ बर्दारी होगी। 2 बजे फुल कोर्ट का इजलास है और 11 बजे जो 6 जजेस हैं उनकी हलफ बर्दारी होगी और 10 बजे कहा जा रहा है कि जो ऐवान सदर में जो जस्टिस अमीनुद्दीन है उनकी हलफ बर्दारी होगी बतौर चीफ जस्टिस आईनी अदालत, जो वफाकी आईनी अदालत है। तो इस तरह ये आज 3 डेवलपमेंट ये होनी है और जो मुमकिन तौर पर और भी इस्तीफे आने का जो खदशा है वो ज़ाहिर किया जा रहा है, जिसमें खासतौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर का भी कहा जा रहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर भी हो सकता है कि इस्तीफा दे, लेकिन अभी तक वाज़े तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि जो जस्टिस मुनीब अख्तर है उन्होंने कोई खतूत भी नहीं लिखे, क्योंकि जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह इन्होंने खतूत लिखे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक या जो दीगर जजेस हैं जो जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं 27वीं यानी तरमीम, उन्होंने खतूत भी नहीं लिखे, जिसमें एक खत और आया था जस्टिस सलाउद्दीन पंवार, उन्होंने एक खत लिखा था लेकिन उनकी जानिब से भी अभी इस्तीफ़ा नहीं आया। तो अभी आज और कल का दिन बहुत अहम है क्योंकि इन दिनों में इस्तीफ़े भी आ सकते हैं और दूसरी जानिब जो वफाकी आईनी अदालत है आज ये हल्फ बर्दारी के बाद जुडिशल वर्क भी इनका शुरू हो जाएगा। एक ख़ास बात यह है कि इनकी अभी तक अमारत का नोटिफिकेशन नहीं हो सका। मुमकिन तौर पर उनको जो कहा जा रहा है कि ये जो वफाकी शरई अदालत है इनकी जो बिल्डिंग है इसको खाली कराया जाएगा, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन कोई नहीं हुआ और बिल्डिंग नहीं मिली, लेकिन इनकी हलफ बर्दारी आज मुमकिन तौर पर हो जाएगी। और इसी तरह जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह है उनकी जानिब से इस्तीफ़े आ चुके हैं और जो दीगर जो जजेस हैं उनकी जानिब से भी जो इस टाइम जो बातगश्त है वो चल रही है कि जो दीगर जजेस हैं जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी मुमकिन तौर पर इस्तीफ़े दे सकते हैं। जी अच्छा अमित, उसके अलावा ये भी बताइएगा कि कल के रोज़ जो सेनेट में तरामीम मंजूर की गई थी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत जो इजलास था, आज उनकी मंजूरी कौमी असम्बली से भी ली जानी है और कौमी असम्बली का इजलास भी आज के रोज़ ही हो रहा है। आज देखें जो सेनेट से कल जो कुछ 4 तरामीम थी जिनमें वो जो सेनेट से पहले एक पास हुआ था बिल, उसमें कुछ तरामीम की गई थी और कल सेनेट से भी पास हो गया, कौमी असम्बली से पास हो गया। जो 27वीं आईनी तरमीम है वो ऑफिशियली गजट आ चुका है उसका, वो 27वीं आईनी तरमीम इस टाइम लागू हो चुकी है। अब जो 27वीं आईनी तरमीम के अंदर जिन जिन शिक्कों में वो किए गए थे, तरमीम की गई थी, अब उनके हवाले से जो फ्रेम वर्क है, कानूनी फ्रेम वर्क जो जिस तरह 243 था आर्मी, उसमें 243 को जो फ्रेम वर्क है उसमें आर्मी एक्ट में तब्दीलियां की गई हैं, जिसमें जो आर्मी चीफ हैं उनको 5 साल दोबारा से 5 साल का नोटिफिकेशन होगा। अब इसी तरह जो चीफ तो मज़ीद तवक्को भी की जा रही है इस्तीफों की। बहुत शुक्रिया आमिर आपके वक्त का। यकीनन ये सूरत हाल है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब तब्दीलियां भी शुरू हो चुकी हैं। इसी हवाले से माहिर कानून ने भी हमें ज्वाइन किया है, हाफिज एहसन खोखर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, जिस तरह से इस्तीफे आ रहे हैं इनको आप कैसे देखते हैं और क्या 27वीं तरमीम में वाकई अदालती आज़ादी सल्ब हुई है या फिर इसमें इस्लाहात हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट आई है और उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश की गई है, ये कोई नया पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने काम नहीं किया या नया इनिशिएटिव नहीं है। दुनिया के 80 ममालिक के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट काम कर रही है और पहली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो थी वो 1920 से ऑस्ट्रिया से है और उसके बाद अब जितने भी मेजर ममालिक हैं, चाहे सिविल लॉ कंट्रीज है, कॉमन लॉ कंट्रीज है, टर्की है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, इटली है, ये सारे वो ममालिक है जो आहिस्ता आहिस्ता स्पेशलाइज की तरफ चले गए हैं। स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि आप एक ऐसी इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करते हैं कि जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो है वो आते हैं और वो 5 किस्म के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स आते हैं। एक ये है कि जो इंट्रा गवर्नमेंटल इश्यूज है, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आते हैं, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, सूबों के और मरकज के जो आपस में तल्लुकात या उस पर जो झगड़े आते हैं, और उसके बाद जुडिशल रिव्यू आता है। और ये 5 चीजें दुनिया के अंदर एस्टैब्लिश हैं। जब भी आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाते हैं तो उन्हें ये सारे इख्तियार देते हैं और बुनियादी तौर पे जो दूसरी अदालत होती है उसका काम जो एपलेट जुरिसडिक्शन है,
कि जिसके अंदर ये है कि जो आपके रूटीन के सिविल, क्रिमिनल, टैक्स, बैंकिंग के फैमिली मैटर्स हैं या उसके बाद आपके जो सिविल राइट से रिलेटेड है, वो एक रेगुलर सुप्रीम कोर्ट के तौर पे काम करती है। तो दुनिया में किसी जगह ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने से जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट हुई है, या उसके बाद जो है कि जुडिशियल जो एग्जेक्टिव ओवर रीच है वो हो गया है, या जो जुडिशरी है वो सबसर्विएंट हो गई है, या सुप्रीम कोर्ट डिसमेंटल हो गई है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ने जुरिस्डिक्शन पहले एक अदालत को दी थी, अब उन्हें 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तो इससे ये जो सारा नैरेटिव किया जा रहा है, मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पर चूंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जजी साहबान जितने भी थे, इन्हें एक उस चीज की आदत पड़ गई थी कि जिसके अंदर जो है कि अपनी मर्जी के फैसले, अपनी मर्जी की ऑब्जर्वेशन, तो आपके सामने है कि दुनिया के कितने ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ के ऊपर आर्टिकल 184(3) जो है यानी कि सूब वोटों का इख्तियार इस तरह इस्तेमाल किया गया हो, प्राइम मिनिस्टर्स को घर भिजवाया गया हो। उसके बाद ये है कि जो आपके फैसले हैं वो आप आइन और कानून के नीचे नहीं है बल्कि आइन और कानून से ऊपर करके गए, और आप समझते हैं कि अगर ये फैसला करूंगा तो मैं समझता हूँ कि ये आइन के नीचे, और अगर दूसरा करूँ तो मैं समझता हूँ ये आइन से नहीं है। तो जितने भी फैसले आए, आर्टिकल 63 है या 62(1)(f) है या जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो है, ये सारे बात के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किए हैं। तो ये एक मैं समझता ये हूँ कि चूंकि एक हम उस प्रोफाइल के अंदर रह रहे हैं, ये फ्रेजाइल सिचुएशंस के अंदर है पिछले 1 साल से, अगर 26वीं आईनी तरमीम के वक्त ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाती या बना दी जाती तो शायद इस वक्त स्टेबिलिटी भी आ जानी थी और ऐसे इश्यूज भी नहीं बनने थे। लेकिन जब किसी भी लेजिस्लेशन के अंदर आप पॉलिटिकल फैसिलिटेशन करते हैं या अपीजमेंट करते हैं तो फिर उसका रिजल्ट यही निकलते हैं। और पीटीआई के कहने के ऊपर 26वीं तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना, और पीटीआई फ्रॉम डे 1 से उन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को माना नहीं है बल्कि उन जजेस को टारगेट किया गया, चीफ जस्टिस को टारगेट किया गया, उन्हें बेनिफिशरी कहा गया। तो अल्टीमेटली फिर यही सोल्यूशन था कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाए, चूंकि परमानेंट जो आपकी जुडिशियल इंस्टेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है वो किसी भी कंट्री के लिए मुनासिब नहीं है। अच्छा हाफिज एहसान साहब, जरा इस पर भी कमेंट कीजिएगा बतौर वकील सर के, जितने केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आईनी अदालत के क़याम से कितना बोझ कम होगा, कितने केसेस जो हैं वो आईनी अदालत में चले जाएंगे, और आम आवाम के लिए सुप्रीम कोर्ट कितनी दस्तयाब होगी इंसाफ फराहम करने के लिए? देखिए मैं आपको बताऊं, जो कि मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, ये शायद दुनिया की वाद सुप्रीम कोर्ट है कि जहां आप केस फाइल करें और 2-2 साल जो है वो आपका केस लगता नहीं है। और ये जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन है, शायद पता नहीं क्यों नहीं इसने इस पे काम किया हुआ कि अगर एक शख्स जो है उसका केस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आया है, जब लॉ के अंदर अब डाल दिया गया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर कि 15 दिन के अंदर केस लगना चाहिए, नहीं लगता। तो ये है कि चूंकि कंसंट्रेशन जो सुप्रीम कोर्ट की थी वो ज्यादा आपके पॉलिटिकल केसेस के ऊपर थी, इंटरनल रिफ्ट्स में भी। अब जो जज जो है 15-15 सफ़े का लेटर लिखे और एक दफा ना लिखे, कई दफा लिखे, तो आप देखें ना कि कितना पब्लिक टाइम जो है इन चीजों पे खर्च होता होगा, उसके पीछे कितनी सोच आती होगी, कितनी चीजें होती होंगी। तो उन सारी चीजों ने जो है वो सारे का सारा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटरनल सिस्टम जो था उसको इम्बैलेंस किया हुआ था। अब मैं समझता ये हूँ कि शायद चीफ जस्टिस जो है उसे कोशिश करनी चाहिए कि ये जो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स वहां पे चले गए हैं, स्ट्रीम लाइन करें, लेट आवर्स बेंचेस पे बैठे देखें कि 60,000 केस है, किस तरह हमने उसे खत्म करना है, अपनी हाई कोर्ट्स को बेहतर करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को बेहतर करें। ये नहीं है कि जी अल्लाह ने आपको मौका दिया है और आप उसके बाद बैठ जाए कि मैंने सिर्फ रिटायरमेंट लेनी है और उसके बाद जो है मैंने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लेने हैं। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इस मुल्क के अंदर किसी शख्स के साथ ज्यादती होती है और 15 से 20 साल उसे इंसाफ के अंदर लग जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये जजेस जो है या पार्लियामेंट या हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों के अंदर जो है, और इन्हें आगे हिसाब देना पड़ेगा इस चीज के अंदर कि आपने क्यों कोशिश नहीं की। तो मैं ये समझता हूँ कि एक डाइवर्शन तो आएगी इस चीज के अंदर जो है कि आप ये सारी चीजें एक अलग जगह पे ले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जो है जो रेगुलर मैटर्स को करेगी, लेकिन वहां पे भी मैं समझता हूँ कि टेक ऑन करके इसको एड्रेस किया जाए और हाई कोर्ट के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए। और असल मामला आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का और हाई कोर्ट्स के 22 लाख से ज्यादा केसेस वहां पे पड़े हुए हैं। तो एक ऐसी रिफॉर्म्स की जरूरी है जो मेजर सर्जरी हो, रिफॉर्म्स की तो जरूरत है। एहसान साहब, आप क्या समझते हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अदालतें हों या ये असम्बलियां हों, ये अवाम की सहूलत के लिए होती हैं और तरमीम में देखा जा रहा है कि उस तरह से अवाम को तो कोई सहूलत नहीं दी जा रही, और इस तरह से अगर ये आईनी तौर पर तब्दीलियां आ रही हैं तो आपको नहीं लगता कि अदालती बहरान होगा? केसेस का बहाना बना करके केसेस बहुत ज्यादा हैं, इल्तिवा का शिकार हो जाते हैं, उनके हल के लिए नए से नया निज़ाम आ रहा है लेकिन इंसाफ नहीं हो पा रहा फिर भी।
देखिए, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के मुतालिक ये है कि 85% के करीब केसेस ऐसे हैं कि अगर मेरा आपका या किसी का केस है तो उसे ये नहीं लगता कि आज उसका फैसला आएगा या उसके अंदर जो है या उसके ऊपर एक कंक्लूसिव हियरिंग आएगी। और दूसरा ये है कि अभी इस मुल्क के अंदर चूंकि आपका डिलेड जस्टिस का सिस्टम है, कितने लोग ऐसे हैं जो जस्टिस सिस्टम को अप्रोच करते हैं। या एक रिसेंट सर्वे आया है, तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 75% लोग जो है वो अदालत को या आपकी पुलिस को प्रेफर ही नहीं करते कि जी हम वहां पे जाएंगे तो हमें इंसाफ जो है वो जल्दी मिल आएगा। तो मेरा ये है कि शराफिया को चाहिए था कि करे, जब पाकिस्तान बना था तो यही आइडिया था ना कि हम इस मुल्क के लोगों की फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन आज भी इस मुल्क के अंदर 1860 का पीनल कोड मौजूद है, 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड है, 1898 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। तो मेरा ख्याल है कि जो स्टेट का एक डायरेक्शन होनी चाहिए थी टुवर्ड्स आम आदमी, वो नहीं है। और अब 76 साल काफी होते हैं किसी मुल्क की लाइफ के अंदर। अब इन्हें चाहिए, जो सारे हमारे पार्लियामेंट है या जुडिशरी है, कि अगर ये अवाम के पैसे से इतने पर्क्स प्रिविलेजेस लेते हैं तो उनके लिए काम करें। अब जुडिशरी का इंडेक्स जो है वो 130 नंबर है। पार्लियामेंट के अंदर आप लोग कितनी पार्टिसिपेशन वहां पे जाके करते हैं, डिबेट्स कितनी होती, फंड्स चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, डीसी के ऊपर इख्तियार चाहिए, डीपीओ जो है उसकी जो है नौकरी ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए, एसएचओ जो है उनका लगना चाहिए। तो इससे हमारे पार्लियामेंटेरियंस को निकल आना चाहिए। और इसी तरह जुडिशरी जो है, जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं या हाई कोर्ट के हैं, इन्हें भी एक्टिव अपने आप को परफॉर्म करना चाहिए कि अगर वो इस जगह पे आए हैं, इस मनसब पे आए हैं, तो जो उस मनसब का तकाजा ये है कि जेन्युइनली लोगों को पता लगे कि पाकिस्तान के अदालती निजाम के अंदर जो सुपीरियर जुडिशरी है वो डिलीवर कर रही है। जरा ये भी बताइएगा सर, क्या क्या हमारा जो अदालती निज़ाम है उसके अंदर ये आईनी अदालत का ढांचा फिट बैठेगा? क्योंकि हमारा तो कानूनी निज़ाम जो है ये कॉमन लॉ पर मबनी है। देखिए, मैंने आगे आपसे ये कहा था कि कॉमन लॉ कंट्रीज, सिविल लॉ कंट्रीज, दोनों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स का एक इंडिपेंडेंट सेपरेट मौजूद है। और दुनिया में किसी मुल्क के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई और जजेस ने रिजाइन कर दिया कि जी आप चूंकि अब बना रहे हैं तो इससे आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट हो रही है या एग्जेक्टिव जो है ऊपर करे। हमारे से बेहतर है वो, मतलब इटली, जर्मनी, टर्की जो है, या उसके बाद साउथ अफ्रीका जो है, या और ब्राजील, बहुत सारे ऐसे ममालिक है वो हमारे से ज्यादा सेंसिटाइज है कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, एग्जेक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, जुडिशरी इंडिपेंडेंस क्या होती है। तो ये यहाँ के ऊपर एक नैरेटिव है और वो नैरेटिव डे टू डे पे चल रहा है। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने जो है 26वीं आईनी तरमीम से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की मुखालफत नहीं की। आप निकालें वो स्पीचेस जो है ना, कि किसी ने कहा हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बननी चाहिए, सारों ने कहा बननी चाहिए। इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस, उन्होंने नहीं बनने दी, उन्होंने 19वीं तरमीम करवाई कि मुझे इख्तियार दिया। 15-16 साल अगर पाकिस्तान की जुडिशरी अपने मर्जी के जजेस लगाती रही है तो ये दुनिया के किसी मुल्क के अंदर है कि जज मैं लगाऊं, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी मैं करूं और उसके जो है सारी चीजें मैं करूं, और अगर कोई और करे तो इससे जो है वो इंटरफेरेंस है। इंडिया के अंदर जो है वो एग्जेक्टिव जजेस लगाती है, इंडिया के अंदर अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट करती है, अमेरिका के अंदर कांग्रेस आपके सामने के पब्लिक हियरिंग करती है। तो वहां पे तो कभी किसी जुडिशरी ने नहीं कहा कि जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो वो आती है। चूंकि हमारा मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल कल्चर इस तरह हो गया है और हमने आपस के जो डिफरेंसेस थे जिनको पार्लियामेंट के ऊपर हल होना चाहिए था या लॉ के जरिए आना चाहिए था, हमने उनको अदालतों या सड़कों पे जब लाए तो उससे हमने सारे सिस्टम को कंट्रोवर्सी कर दी है। और दूसरा, इनके टेन्योर छोटे करे। ये क्या बात है कि आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में 15, 16, 18 साल जज रहे, 5 साल काफी है सुप्रीम कोर्ट और 7 साल हाई कोर्ट के अंदर रखे, उसके बाद नए लोगों को मौका दे। तो ये जो परमानेंट जुडिशरी के अंदर रिटेंशन है, इसने भी फिर ये कहा है कि जी फिर मैं अपने जजेस लेके आऊं। आप पूछे ना जाके सर्वे करवाए। बहुत वैलिड पॉइंट्स आपने रखे हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली ने मुसल्लह अफवाज के हवाले से भी कवानीन की मंजूरी दी है। आप इन तब्दीलियों को कैसे देखते हैं और कितनी ये अहम जरूरत है वक्त की? कि जो आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो दुनिया भर के अंदर सीडीएस है, वो 1959 के अंदर बरतानिया ने क्रिएट किया था जब सेकंड वर्ल्ड वॉर आई थी। तो उन्होंने कहा कि जी जो आपकी फोर्सेस है इन्हें सेनर्जाइज किया जाए कि नेवी, एयर फोर्स और मिलिट्री जो है, आर्मी जो है, क्योंकि अब जंग जो है, मैं आपको 1959 की बात बता रहा हूँ कि इनको अब सेनर्जाइज करके जो है वो तभी आप एक जंग लड़ सकते हैं। वो जंग मैदान वाली तो है नहीं है कि जी 15,000 बंदा एक तरफ आ गया, 15 एक आ गया और लड़ाई
तय हो गई। तो अब आपको इनके लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए। अब ये जो फॉर्मूला है ये जी। दुनिया के अंदर इस वक्त 67 कंट्रीज के अंदर जो है CDS के नाम से जोधा क्रिएट किया गया है। बुनियादी तौर पे होता यह है कि आपकी जो मिलिट्री होती है, यानी कि आपकी जो सर्विसेज होती है, वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही होती है, लेकिन उनकी कोऑर्डिनेशन जो है उसको आप बेहतर कर देते हैं रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उसके बाद इंटेलिजेंस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उसके बाद जो है आप जो आपके नेशनल सिक्योरिटी प्लान्स होते हैं एक्सटर्नल थ्रेट्स के, इंटरनल थ्रेट्स के अंदर जो है उसको आप कोऑर्डिनेट करके एक ऑफिस क्रिएट करते हैं। हमने 1976 के अंदर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया, लेकिन उसका जो है वो स्ट्रेंथ नहीं थी या टीच नहीं थे या वो प्रोसेस नहीं था कि जिसकी बुनियाद के ऊपर इसे किया जाए। और 99 के अंदर जब कारगिल आया तो उस वक्त जब सर्विसेज चीफ्स के अंदर जो है आपस के अंदर एक कोऑर्डिनेशन का इशू आया तो गवर्नमेंट ने उस वक्त फैसला किया कि हमें जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो बनाना चाहिए। इंडिया ने के अंदर भी यही चीज आई, इंडिया ने बना लिया, हमने नहीं बनाया। और अब अगर ये बनाया तो मैंने कहा कि दोनों जो अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट ने की है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन कोड या आपकी जो है आर्मी के अंदर एक्ट के अंदर की है, ये नीड ऑफ टाइम भी है। और बिल्कुल ये वक्त की जरूरत है। खोखर साहब, इस वक्त है जब अब इंडिया जो है जंग के दर पे है और हमें अफगानिस्तान से भी जो है वो सूरत हाल कशीदा होती नजर आ रही है। सर लास्टली हम आपसे इस पर कमेंट चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा हम बाज़गश्त सुन रहे हैं कि शायद कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या किसी और अदालतों से भी मजीद जजेस के रिज़ाइन भी सामने आ सकते हैं, और ये भी सुनने को मिल रहा है कि शायद कोई वकला तहरीक भी हो सकती है, कोई दोबारा से मैदान गर्म हो सकता है, सड़कों पे आ सकते हैं। क्या ऐसा कोई माहौल है? देखिए, अभी इलेक्शन हुए हैं सुप्रीम कोर्ट बार के जी। जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी उसके 3-4 दिन के बाद इलेक्शन हुए और मेजॉरिटी जो सुप्रीम कोर्ट बार की थी उन्होंने 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सपोर्ट किया। यानी कि दूसरी साइड जो थी वो ये समझती थी कि 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया पे हमला है, लॉयर्स ने नहीं माना। अभी 15-20 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन हुए, मेजॉरिटी जो है उसने फिर वोट इस मामले के अंदर दिया है कि जी एंटी नैरेटिव जो क्रिएट किया गया था कि जी 26वीं या 27वीं के अंदर, तो मेरा ख्याल ये है कि 2007 वाली सिचुएशन नहीं है कि जब लॉयर्स निकले थे और लॉयर्स ने उससे भी लेसन ले लिया कि 2007 के अंदर जिस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए काम किया गया उसने कितना डिलीवर किया। 2007 में भी हम 130 नंबर पे थे, 2025 में भी हम 130 नंबर पे हैं दुनिया के अंदर जो है। तो ये सिर्फ क्योंकि अब एक और ये है कि हमारे लॉयर्स के अंदर भी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के जो ऑफिस बेरियर्स है वो आगे, कई वो सेनेटर बने हैं, कई वो MNAs है, तो वो फिर ले जाते हैं उस नैरेटिव को उस पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव की तरफ, और वो फिर जब उसको लेके जाते हैं तो फिर आप ये कहते हैं कि सामने 4 बंदे होते हैं, वो कहते हैं पूरा मुल्क हमारे साथ है। तो ये हमारा एक पॉलिटिकल कल्चर बन गया है। और जजेस को भी ये चाहिए कि अगर वो कंफर्टेबल नहीं है कि नहीं वो काम कर सकते, तो ये है कि बेहतरीन तरीका जो है कि आप एग्जिट अगर आपने करना है तो इस तरह जो है पार्लियामेंट को टारगेट करना, या उसकी बात ये है कि ये कहना कि जी शायद पाकिस्तान के अंदर जो है वो अदलिया जो है वो बिल्कुल बैठ गई है या इंटरफेरेंस हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया के अंदर जो है अगर ये प्रिंसिपल एस्टेब्लिश है और किसी जगह किसी ने रिजाइन नहीं दिया आज तक, किसी जज ने इस बुनियाद के ऊपर कि जी अदलिया सबसर्विएंट हो गई है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने से, तो अगर उन्होंने नहीं किया तो इनको क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि जिससे ये कहें कि जी हम काम नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल ये है कि आप एग्जिट भी करना है आप तो आप एक अच्छे तरीके से करें। अच्छे जजेस हैं, बड़ा अच्छा काम इन्होंने किया है, रिस्पेक्ट है इन चीजों के अंदर, लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी जो है उसको स्ट्राइक करके उस सारी चीज को रिवर्स करके कहना कि जी हम हमारे लिए वो एनवायरमेंट नहीं है, वो मेरा ख्याल है बात मुनासिब नहीं। और अगर इन्हीं की जजमेंट्स देख लें, बेशुमार दफा इन्होंने कहा हुआ है कि जी पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है और हमारा काम जो है वो इंटरप्रिटेशन है, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो कल को अगर कोई और आएगा ये पॉलिटिकल वो समझती है कि काम ठीक नहीं कर रहा, अमेंडमेंट उस चीज के अंदर कर ले, तो इस बुनियाद के ऊपर अगर आप ये समझे कि शायद को बड़ी हम लॉयर्स मूवमेंट की तरफ जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वैसी चीज आएगी। साहब लास्टली जरा ये बता दें, ये तरामीम पे तरामीम आ रही हैं, कोई तब्दीली भी आएगी, कोई इंसाफ का निज़ाम बेहतर भी होगा, कोई आगे हम पॉजिटिविटी देखेंगे इन चीज़ों की कि बस ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा? तो ये है कि जो आपकी जुडिशियल इंस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई थी कि हर वक्त अदालतों के अंदर ऑब्जर्वेशंस आती थी, हर वक्त अदालतों के अंदर आपको जो है वो ऐसी फिक्रे सुने जाते थे या ऐसी चीजें आती थी जिससे जो है वो आपके पूरे मुल्क के अंदर सेंसेशनल आती थी और वो ऑर्डर का हिस्सा नहीं होता था। तो ऐसी चीजों से तो अब अवॉइड कर दिया जाएगा। अब अगला ये है कि अब जुडिशरी का भी काम है कि अगर उन्हें ये इस तरह रीएलोकेशन ऑफ जुरिसडिक्शन दी गई है तो वो चीजों को टेक ऑन करे, और पार्लियामेंट का काम ये है कि उसके नीचे
जितनी लेजिस्लेशन है उसको बेहतर करे, चाहे वो हाई कोर्ट से रिलेटेड है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड है, ताकि ये जो है कि आम आदमी को पता चले कि अगर मैं यहाँ पे कोई केस लेके आता हूँ तो 6 माह के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला, 3 माह में हाई कोर्ट और 3 माह में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और दुनिया में टाइमलाइन जस्टिस जो है, और ये मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पे पार्लियामेंट का काम होना चाहिए। और जजेस को चाहिए कि ए पॉलिटिकल हो, फैसले करें, बोले कम, ऑब्जर्वेशन न दे, और जो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन है उसके दायरे कार के अंदर रहते हुए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाफिज एहसान खोखर साहब मौजूद थे और बता रहे थे कि किसी भी किस्म की कोई भी तहरीक का इम्कान जो है वो मौजूद नहीं है, और सारे ही जो वकला हैं वो मेजॉरिटी अगर उनकी देखें तो वो इस अमेंडमेंट को 27th अमेंडमेंट को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके हक़ में नज़र आ रहे हैं। और इस्तदलाल जो है हाफिज एहसान खोखर साहब का यही है कि लोगों को इंसाफ मिलेगा, स्पीडी ट्रायल्स होंगे और एक ड्यूरेशन जो है टाइम की वो सेट हो जाएगी कि 3 माह के अंदर या 6 माह के अंदर आपका केस जो है वो अदालतों में लगेगा भी और उसका फैसला भी होगा। और अच्छी बात है अगर इस तरमीम से ये फ़ायदा होता है कि जो ज़ेर इल्तिवा केसेस हैं वो भी ख़त्म हो, और जो आम इंसान है जो जाता है अदालत इंसाफ मांगने तो उसको बर वक्त इंसाफ भी मिल सके। अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम जी बहुत ज़्यादा वैलिड होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर तो बेहतर तब्दीली आती है तो फिर तो बहुत अच्छी सुप्रीम बात कोर्ट के पास भी अब मार्जिन है जहाँ पर 60,000 के करीब केसेस अभी तक पेंडिंग है और 2-2 साल तक केस लगते ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आम आवाम के केसेस को सुनेगी, जबकि जो आईनी अदालत है जिसके सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान आज हल्फ उठाने जा रहे हैं, वो आईनी अदालत दूसरे जो मामलात हैं उनको सुनेगी और इस तरह से जो आम आवाम तक इंसाफ की रसाई है, फरामी है, उसके अमल में तेजी आएगी। तो एक अच्छी चीज़ है। ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 2025 का मकसद सिर्फ आगाही देना ही नहीं बल्कि बेहतर तर्ज ज़िंदगी के ज़रिए इस बीमारी से बचाव की अहमियत को उजागर करना भी है। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ पे मौजूद हैं इंडस हॉस्पिटल से कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर राजा यासिर साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, पाकिस्तान, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान नंबर 1 पर आ चुका है डायबिटीज़ में, सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। और इस साल का जो थीम है उस हवाले से भी बताइएगा और फिर हमें ये भी बताइएगा कि क्या मेजर कॉज है डायबिटीज़। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। और इसमें सबसे पहले तो ये समझना है कि पिछले 10 से 15-20 साल में जो बीमारी सबसे ज़्यादा बड़ी है वो शुगर का मर्ज़ है, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। और अगर आप देखें तो पिछले 20 साल में जो चेंज आई है ओवरऑल वो आपके लाइफस्टाइल में आई है, और दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस। लाइफस्टाइल सिर्फ आपकी एक्सरसाइज, आपकी स्लीप, आपकी डाइट नहीं है, आपका एक ओवरऑल पैटर्न ऑफ लाइफ है, वो बहुत चेंज हुआ है। और इसी की वजह से डायबिटीज़ हैज़ गॉन ऑन द राइज। चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, नंबर 1 इज़ चाइना, बट अब हम compete कर रहे हैं इसके मुकाबले में। वी आर नॉट इवन 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, बट हमारा बर्डन ऑफ डायबिटीज़ हैज़ गॉन अप, एंड इट हैज़ गॉन अप विद इन द पास्ट 5 years। 5 साल के अंदर हमारे डायबिटीज़ के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब एक जो आपने बात की कि इस दफ़ा का थीम क्या है, वो है वर्क प्लेस एंड डायबिटीज़। अब हमारे बहुत सारे लोग हैं जो सुबह से शाम तक अपनी जॉब पे होते हैं, अपनी नौकरी पे होते हैं, एंड दे हैव डायबिटीज़। तो अब उनके लिए वहाँ पे फूड को मैनेज करना, एक्सरसाइज को मैनेज करना, अपनी ब्लड शुगर्स को चेक करना, ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है। और इसके ऊपर इस दफ़ा वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का फोकस है कि हम वर्क प्लेस पे कैसे डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। इसकी कुछ जो मेन चीज़ें हैं वो मैं लोगों को बता देता हूँ आपके प्रोग्राम के थ्रू, ताकि वो इसको फॉलो कर लें। एक तो अपने ग्लूकोमीटर को अपनी वर्क प्लेस पे साथ रखें ताकि आप अपनी ब्लड शुगर को चेक कर सकें ऑफ एंड ऑन, एटलीस्ट 1 से 2 दफ़ा तो अपने काम की प्लेस पे आप अपनी ब्लड शुगर्स को ज़रूर चेक करें। दूसरा, अपने साथ काम करने वाले वर्कर्स को आगाही होनी चाहिए कि आपको डायबिटीज़ है। अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशन हो, आपकी ब्लड शुगर लो हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, दे शुड नो दैट यू आर अ डायबिटिक। सो आपकी वर्क प्लेस पे इन्फॉर्म होना चाहिए। तीसरी बात कि यूजली वर्क प्लेस पे हम या तो खाना अवॉइड करते हैं कि सुबह नाश्ता कर लिया हैवी सा और फिर 8-9 घंटे कुछ नहीं खाया, या हम वहाँ जो स्नैकिंग करते हैं दैट इज़ अ बैड स्नैकिंग। वो बिस्किट होंगे, बेकरी होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी।
तो इसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी स्नैकिंग शुड बी देयर और आप बिट्स एंड पीसेस में खाएं। सही। हर 3 घंटे बाद कुछ थोड़ा सा खा लें, जैसे सिंपल यू डॉक्टर साहब हेल्दी स्नैकिंग की तरफ भी आएंगे, वो तो हम आपसे पूरा डाइट प्लान भी Sure, लेंगे आज, sure. लेकिन ये भी बता दें कि किन लोगों में ज़्यादा डायबिटीज़ का ख़तरा होता है, क्योंकि कहा जाता है जेनेटिकली है, इनके पेरेंट्स को था, दादा परदादा को था, इसलिए वो चलती आ रही बीमारी, और अब हम देख रहे हैं बच्चों में भी है, नौजवानों में भी ये बहुत चीज़ आम हो गई है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन इसको ऐसे आप स्टार्ट करें कि जितनी भी जेनेटिक डिजीज़ेस होती हैं उनको आप लिंगर कर सकते हैं उनके ऑनसेट को। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर किसी फैमिली में डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस तो बहुत हैं, लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज रखेंगे तो वो देर से आएंगी। अगर आप अपना लाइफस्टाइल वैसा नहीं रखेंगे यू विल गेट इट अर्ली। सो जेनेटिक्स को ब्लेम करना इज़ नॉट द की। लाइफस्टाइल में देखें, एक्सरसाइज इज़ नो लॉन्गर देयर। अब इवन आप स्टूडियो में बैठे लोगों से पूछ लें, जो हमारे कैमरामैन है, जो हमारी बाकी टीम है, इनमें से भी कोई वर्जिश नहीं करता होगा, 9 बजे घर जाते हैं खाना खा के सोते। तो नंबर 1 थिंग कि हम रूटीन से हट गए। हमारे से जो सीनियर जनरेशन है उनकी एवरेज लाइफ स्पैन इज 70 to 80 ईयर्स, जो कि एक बहुत अच्छा लाइफ स्पैन है। लेकिन जितना वो चले हैं अपनी ज़िंदगी में, हम उसका 0.5% भी नहीं चलते। उन्होंने गाड़ियों पे ट्रेवल नहीं किया। उनकी डाइट, सेकेंडली व्हाट दे वर ईटिंग दे न्यू। अंडा खा रहे हैं तो वो अंडा ही है, दही खा रहे हैं तो वो दही ही था। फिर आजकल और बड़े रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं जी, ये वाला आटा यूज़ कर लें, वो वाला आटा। देखें, आपको अंडरस्टैंड करना है कि नेचुरल चीज़ से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। हम कभी भी लोगों को नहीं कहते कि आप रोटी छोड़ दें, क्वांटिटी कम करें, पोर्शंस कम करें। और इस पे मैं हमेशा कहता होता हूँ कि कभी हमने बैठ के सोचा कि जन्नत में गंदम का पौधा ही क्यों था? अल्लाह पाक चावल भी लगा सकते थे, कुछ और भी लगा सकते थे, गंदम, बिकॉज इट्स द बेस्ट फाइबर डाइट इन द वर्ल्ड। आपने ये समझना है कि कितनी हेल्पफुल डाइट। राजा साहब, लेकिन एक जो चीज़ हम सुन रहे हैं, वो कहते हैं कि ये वो गंदम नहीं है जो हमारे बड़े खाया करते थे। अब इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल जो है वो मिलाए जाते हैं। ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए उसके साथ क्या क्या कौन कौन सी जहरीली खादें डाली जाती हैं? टोटली आई टोटली एग्री विद यू कि देखें, जो पहले मैंने बात की कि वो जो खा रहे थे उनको पता था वो क्या खा रहे थे, हमें नहीं पता। सो देयर इज एन ऑल्ट्रेशन। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं एग्रीकल्चर में जो कि इस पे बहुत एम्फसाइज करते हैं कि हमारी गंदम वही है जो ओरिजिनली आती थी। ठीक। हाँ, अपनी एग्रीकल्चर में प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली उन्होंने इस तरह की चीज़ें की हैं। तो अगर आपको कहीं से अच्छी गंदम मिलती है जी, लें, घर में रखें। अभी भी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो गंदम खुद बनवाती हैं, रखती हैं, उसके बाद उसका आटा बनवाती हैं। तो दे आर ट्राइंग। अब ये भी आपका एक लाइफस्टाइल है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात ये कि जी, नॉट ओनली लाइफस्टाइल, स्लीप एंड स्ट्रेस। आपने समझना है, स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज़ है। और टाइमिंग्स पे खाना। फिर जो आपने बात की वो बड़ी अच्छी है कि यंग पीपल में डायबिटीज़। अब हम जो 40 ईयर्स वाली डायबिटीज़ थी, वो अब हम यंग बच्चों में 15 साल 16 साल, एक है टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि आपकी इंसुलिन बनती ही नहीं है और बच्चों में होती है 20-25 साल से पहले। इसको हम टाइप 1 कहते हैं। बट अब हम टाइप 2 जो कि 40 साल में होती है, उसको अब हम बच्चों में देख रहे हैं। सो देयर इज़ अ राइज इन टाइप 2। और आई हैव सीन पीपल 22 years old, 21 years old, डायबिटिक्स, और आप उनके बॉडी वेट्स देखें तो दे आर ओबीस। जंक खाना, अनकंट्रोल्ड खाना। देखिए, एक जो यंग बच्चे हैं उनको ये समझना है, हमारे पेरेंट्स किसी को भी इनकरेज नहीं करते, नॉट ओनली द फीमेल्स, अपनी बेटियों को भी नहीं और अपने बेटों को भी नहीं। बेटा जाओ, अच्छा इतना खा रहे हो, जरा आप 2 घंटे जिम से निकल के ना आना, मुझे नज़र ना हो घर में। हमारे पेरेंट्स हमें खुद निकालते थे, भाई असर की नमाज से मगरिब तक तुमने बाहर ही खेलना है, घर में हमें नज़र ना आना। वो ट्रेंड चेंज हो गया, दैट ट्रेंड हैज़ चेंज्ड। तो ये सारी कॉजेज़ हैं, रीजंस हैं जो कि डायबिटीज़ को प्रेसिपिटेट। और इब्तदाई अलामात क्या होती हैं? कब आप रियलाइज़ करते हैं कि यस, ये डायबिटिक पेशेंट है या हो सकता है? वज़न का एकदम गिरना शुरू हो जाना, यूरिन बहुत ज़्यादा आना, आपको रात को उठना पड़े, इससे पहले आपको ऐसे इश्यूज़ नहीं थे, प्यास बहुत ज़्यादा लगे, भूख बहुत ज़्यादा लगे, एंड यू स्टार्ट हैविंग इन्फेक्शंस। बहुत सारे लोग होते हैं वो हमारे पास आते हैं कि हमें पेशाब का इन्फेक्शन शुरू हो गया, कभी कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। तो देन वी स्टार्ट चेकिंग देम कि आप अपनी ब्लड शुगर्स एक दफ़ा चेक कराएं, अपने टेस्ट कराएं और अपने मॉलेज के पास जाएं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। डॉक्टर साहब, टाइप 1 का अगर कोई आता है आपके पास, डायग्नोज होता है, उसे टाइप 1 की शुगर है, डायबिटीज़ है,
तो आप क्या उसे सजेस्ट करते हैं, किस तरह से उसका लाइफ स्टाइल जो है ओवरऑल चेंज करते हैं, जिसमें डाइट भी आ गई और चीज़ें भी आ गई, क्या रेकमेंड करते हैं? अब टाइप 1 डायबिटीज़ आपने समझनी है यूजुअली यंग लोगों में होती है, यंग बच्चों में होती है, लेस देन 20-25 ईयर्स ओल्ड। अब इनकी डाइट को रोकना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज एक तरफ आप उनकी बॉडी की ग्रोथ चाहते हैं और आप उनकी न्यूट्रिशन काम नहीं कर सकते, एक तरफ आप उनकी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इन बच्चों में हम बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं करते। बहुत स्ट्रिक्ट से मुराद है कि जैसे अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन है, वो कहती है जी 100 से नीचे फास्टिंग होनी चाहिए और 140 से नीचे रैंडम होनी चाहिए। अब रैंडम यानी कि खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर और फास्टिंग निहार मुँह वाली शुगर। अब आप ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल, एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है क्लास 8th में और उसको डायबिटीज़ है, आप ये नहीं कर सकते, बिकॉज चांसेस ये हैं कि उसकी ब्लड शुगर्स कैन ड्रॉप, क्योंकि वहाँ जाके फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो इट कैन ड्रॉप। तो व्हाट यू डू इज़ उनको हम ऐसी इंसुलिन पे डालते हैं जो खाने से पहले दी जाती है और दिन में 2 से 3 दफ़ा दी जाती है, और एक इंसुलिन वो होती है जो रात को लगती है और वो उसको हम बोलस इंसुलिन कहते हैं, वो चलती रहती है। हम बच्चों को इनकरेज करते हैं हैव मील्स विद लेस कार्ब्स। ठीक। तो उनको ऐसे मील्स देते हैं जिसमें प्रोटीन वाले मील्स हैं, इस तरह की चीज़ें हम देते हैं कि वो फ्रूट्स देते हैं, वो फ्रूट्स जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जिससे शुगर कम बढ़ती है। एंड वी टेल देम कि हाँ घर जाओगे तो बेटा एक स्नैक 11 बजे ले लेना, एक बजे ले लेना और फिर घर आके खाना खा लेना। तो डाइट के साथ इंसुलिन देना इन बच्चों में बहुत ज़रूरी है। और डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कार्ब्स कम हो लेकिन उसकी इतनी एनर्जी वैल्यू हो कि अपनी ब्लड शुगर्स को मेंटेन कर ले। क्योंकि स्कूल्स में आप जाएं और अगर जाके देखें तो आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जो इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं, दे आर टाइप 1 डायबिटिक्स, और उनमें हम यही डरते हैं कि दे कैन हैव हाइपोग्लाइसीमिया किसी वक्त। डॉक्टर साहब, अब हमने किया क्या है अपने साथ पिछले 5 सालों में या 20 सालों में जो हम नंबर 1 पर आ गए हैं डायबिटीज सर में? हमने बेसिक्स छोड़ दिए। हम आप हर घर में जाएं, लीज की 3 गाड़ियां खड़ी हैं जी, आपको कहीं साइकिल खड़ी हुई नजर नहीं आएगी। वाह, ये आपको कहीं आप आज मेरे साथ अभी उठें, रेस कोर्स पार्क चले जाएं, मैं आज से 20-25 साल पहले 30 साल पहले रेगुलरली रेस कोर्स जाता था फॉर गुड 2 आवर्स। आप अभी चले जाएं, वहाँ लोग का कोई आपको ट्रैक पे नज़र नहीं होगा, हाँ बाहर बैठ के आइसक्रीम और बोतलें ज़रूर ले रहे होंगे। यस, वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, पार्क्स खाली हो गए, वी आर मोर इनटू आवर, और हमें समझना है हम जो मर्जी कमा लें, जितनी मर्जी लाइफ अच्छी कर लें, इफ़ यू डोंट हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल दैट मनी इज़ यूजलेस। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं सोशल मीडिया ने भी ना शुगर के हवाले से बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं। अब कुछ वीडियोस मेरे सामने आ रही थी कि जी घरों में मशीन तो होती है लेकिन चेक करने के तरीके मुख्तलिफ हैं। आप ब्लड ले रहे हैं तो दूसरा ड्रॉप लेना है, फर्स्ट ड्रॉप नहीं लेना, ये क्या? अच्छा, ये आई थिंक सारे स्टंट्स हैं और ये स्टंट लोगों ने इजाद कर लिए लोगों को। हाँ, आई थिंक इट्स देयर इज नथिंग इन देयर। जो पहला ब्लड होगा वो भी ब्लड शुगर, पहला ड्रॉप वो भी उतनी ब्लड शुगर बताएगा जितना दूसरा बताएगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ और मशीन्स की क्वालिटी वगैरह, हाँ ये आपने समझना है कि मशीन्स अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये 1 या 2 दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप 2000 की चीज़ है और 3500 की चीज़ है, आप उसको 3.5 एक दफ़ा ले लेंगे तो इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर योरसेल्फ। वी हैव टू अंडरस्टैंड हेल्थ इज़ द ओनली थिंग विच वी स्पेंड ऑन आवर ओन सेल्फ। अगर आप अपनी ज़ात पे हेल्थ के मामले से पैसे लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल से वाहिद इन्वेस्टमेंट है विच यू आर डूइंग फॉर योर ओन सेल्फ। वरना बंदा सारों को मैनेज कर रहा होता है, अपने आप को मैनेज नहीं कर रहा होता। सेकेंडली, इफ़ यू हैव एनी इशूज़ रिलेटेड टू योर सेल्फ, देर आर स्क्रीनिंग टेस्ट एज वेल। HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जो 3 माह की ब्लड शुगर, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है और आपको लगता है तो आप अपने टेस्ट ज़रूर साल में 1 दफ़ा कराएं ताकि आप अवेयर रहें कि क्या है क्या नहीं है, शुगर के कितने चांसेस हैं। हमें शुगर पता लगती है जब हमारा HbA1c 11.8 आता है या 12 आता है और हम सिम्टम्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। अच्छा यार पानी ज़्यादा पी रहा हूँ शायद इसलिए यूरिन ज़्यादा आ रहा है, वेट लॉस इसलिए हो गया कि आजकल ज़रा खाना कम किया हुआ है, तो वी इग्नोर आवरसेल्व्स। अच्छा डॉक्टर साहब, मुकम्मल तौर पर तो चले हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम किस तरह इसे कंट्रोल में रख सकते हैं अपनी डाइट के अंदर तब्दीलियां करके? जी देखें, इसमें हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमें अपने मील्स को स्प्लिट करना है। सबसे बड़ी बात कि आपके नंबर ऑफ मील्स ज़्यादा होने चाहिए, अच्छा, लेकिन उनकी क्वांटिटी छोटी कर दें। सो मेक स्मॉल पोर्शंस। सेकेंडली, डोंट गिव टू मच गैप इन योर मील्स। बहुत सारे लोग आते हैं वो कहते हैं हम सुबह नाश्ता करते हैं डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट होता है और फिर हम रात को और फिर हम रात को 8 बजे खाना खाते हैं। अब उस दौरान क्या हो रहा होता है कि आपने जो भी खाया है
वो 2 घंटे, दूसरा आप दवाई भी ले रहे हैं, वो 2 घंटे बाद दैट ब्लड ग्लूकोज विल डिसअपीयर। आपकी बॉडी को तो शुगर चाहिए, फिर वो क्या करेगी, वो शुगर खुद बनाना शुरू करेगी। जब जिगर से और बाकी जगहों से जब वो बनाएगी तो एक तरफ आप डायबिटिक हैं, अब आपकी दवाई भी 6 घंटे बाद कम होना शुरू होगी, तो आपके लेवल्स ब्लड शुगर के बढ़ने शुरू हो जाएंगे। सो व्हाट वी टेल देम इज एवरी टाइम यू टेक अ मील यू रिलीज योर ओन इंसुलिन एज वेल। जब भी आप खाना खाते हैं आपकी अपनी इंसुलिन निकलती है। तो अगर आप हर 2 घंटे 3 घंटे बाद स्नैक ले रहे हैं छोटा सा और बड़ा मील नहीं ले रहे, तो ये दूसरा कार्ब्स को कम करें। हम मीठा बहुत सारी फॉर्म्स में खाते हैं, बेकरी कॉमन आइटम है जो हमारे टेबल्स पे बढ़ा रही हैं मीठे की दुकानें। इसको आप अवॉइड करें, इसको कट डाउन करें। और ये जो क्लेम्स होते हैं कि जी ये डाइट बिस्किट्स हैं और ये डाइट के क्रस्ट हैं और ये डाइट है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाइट। वो इतना स्टैंडर्ड हमारे मुल्क में नहीं है कि कोई आप इसको लेबोरेटरी ले जाएं तो उसके अंदर शुगर्स डेफिनेटली एडेड है। सेकेंडली, कार्ब्स को या मीठे को हमेशा खाना खाने के बाद लें, ये सुन्नत है जी। मीठा खाना बिल्कुल सही। बिकॉज वंस यू हैव अ मील आपकी ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाती है। और डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि मील के बाद आपने जो मीठा लेना है वो कम से कम आधे घंटे बाद लेना है, क्योंकि आपके ब्लड शुगर लेवल पहले ही जो है वो बड़े होते हैं खाने के बाद। तो आप लोग फौरन खाने बैठ जाते हैं मीठा। और अगर आप उसको खाने के बाद लेंगे तो वही बात है कि उसकी एब्जॉर्प्शन ज़रा स्लो डाउन हो जाएगी, तो आपके शुगर लेवल स्लोली बिल्ड होंगे, एकदम राइज नहीं करेंगे। खाली पेट मीठा ना खाएं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा सर, चीज़ों को बैलेंस करें। देखें बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब अब आम पे आपने पाबंदी लगा दी तो क्या करें, इंसान है, दिल करता है, सीज़न आया हुआ है, तो देखें अगर आप कुरान मजीद पढ़ें उसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो चंद लुक़मे जो आपकी कमर को सीधा कर दें। ये कुरान की आयत है, ये कोई मेरी सेइंग नहीं है, किसी और की सेइंग नहीं। वो चंद लुक़मे जो तुम्हारी कमर को सीधा कर। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे कितना खाना चाहिए तो इतना खाना चाहिए। इसके रिवर्स ऐसे मौके भी आए कि जब अजानों को लेट करना पड़ा, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबियों को खाना इतना अच्छा लगा कि वो शौक से खा रहे थे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह की नेमतों को एंजॉय ना करें, बैलेंस, इत्तेदाल। आप रोटी ना खाएं। अब आप पंजाबी तरीके से पहले रोटी खाएंगे, फिर आप आम खाएंगे, फिर आप लस्सी पिएंगे, तो क्या होगा? डॉक्टर साहब वक्त की बहुत किल्लत है और बातें बहुत ज़्यादा हेल्दी टिप्स हैं जो कि आम इंसान को अपनानी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह से डॉक्टर राजा यासिर साहब ने भी कहा कि इत्तेदाल में खाएं, और हम हमेशा बात करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल। हर चीज़ जो बीमारी उठा लें उसके एंड पे रिजल्ट यही निकलता है कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी नहीं है। अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत बिगाड़ पैदा कर लिया अपने अंदर, डाइट के लिहाज से भी आप देख लें, एक्सरसाइज के लिहाज से भी देख लें, और वो जो मिसाल है वो आप भी देख लें कि आपके गराज में गाड़ियाँ कितनी हैं, साइकिल कितनी हैं, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। गाड़ियों की आपने बात की है, कपड़ों की भी बात कर लेते हैं। धड़ाधड़ कपड़े भी, मौसम चेंज हो रहा है तो कपड़े भी खरीद रहे हैं लोग, और लंडे बाजार से खरीद रहे हैं। वो फुफ्फो के जो कोट भेजती है ना फुफ्फो लंडे से, वो लंडे में जाके लोग अब बाय कर रहे हैं। लेकिन लंडा भी बड़ा महंगा हो गया है। आप लंडे को बातें ना बनाएं यहाँ पे बैठ के, आप कभी जाके विजिट करें, आपको पता चले। चलें, मैं जो गया उससे ही पूछें। आई विश कि मुझे रुबीना के साथ जाने का मौका मिलता है। तो रुबीना यूसुफ की रिपोर्ट ही देख लेते हैं कि कितने महंगे हो गए हैं लंडे में कपड़े। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम मौजूद हैं लाहौर के सबसे बड़े लंडा बाजार हाजी कैंप में। सर्दियां शुरू होते ही लोग लंडा बाजारों का रुख करते हैं और कहा जाता है कि चीज़ें यहाँ पर सस्ती मिलती हैं आम मार्केट से। जैसे कि आम मार्केट्स में अगर हम जाएं तो कोट्स, जर्सियाँ बहुत महंगी मिलती हैं। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, लंडा बाजार का विजिट करते हैं और देखते हैं कि क्या बाकी चीज़ें आम मार्केट से सस्ती हैं। और मेरे पास भी आज 1000 रुपये है और हम देखते हैं कि 1000 रुपये में क्या क्या आता है। साथ ही साथ लोगों से बात भी करते हैं कि क्या वो सेटिस्फाइड हैं, क्या वो जो चीज़ लेने आते हैं वो उन्हें मिल रही है और क्या प्राइस में मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर कैसे आना हुआ? शॉपिंग के लिए आए हैं यहाँ पे। क्या खरीदा अभी तक?
तो खरीदा तो अभी तक कुछ नहीं है, फिलहाल विजिट ही किया तो अब जहन बना शूज़ लेने का। तो शूज लेंगे आज। जी और क्या बाकी प्राइसेस कम है, कीमत आप मार्केट से यहाँ पर? जी कम है, बहुत मुनासिब है। ये बहुत कम प्राइस पे मिली है। वैसे तो मार्केट से ओवरऑल रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बहस करके ये 600 की मिली है हमें। नहीं, कुछ तो मुनासिब रेट में देते हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं है। कुछ जो है ना वो हद से ज़्यादा बताते हैं। यहाँ पर क्या खरीद रहे हैं? ये शूज़ लेने आए हुए पसंद आया कोई शू आपको? हाँ, पसंद तो काफ़ी आए हैं, पर अभी देखें। और अच्छा, क्या सोचते हैं आपके वाकई महंगी चीजें दे रहे हैं, सस्ती हैं यहाँ? मैंने मुनासिब रकम मिल जाती है, हम पर बताते महंगी है पर मिल जाती है मुनासिब। क्या फर्क है प्राइसेस? बहुत फ़र्क है। अब तो सोचना पड़ता है कि लंडे भी आते हुए सोचना पड़ता है कि इंसान आए कि ना, इतना महंगा हो चुका है लंडा भी, अब एक्सपेंसिव हो चुका है वो। लड्डी बाजार भी अब सस्ते नहीं। लेकिन सस्ते नहीं रहे हैं। पिछले साल क्या थी सूरत हाल और अब क्या है? पिछले साल तो कुछ बेहतर थी, उससे पीछे जाएंगी तो बेहतर ही मिलेगा। आगे तो बहुत महंगाई इन्होंने तो बहुत कर दी है, हद से बाहर हो गई है। अच्छा भाई, शॉपिंग करते करते अभी आप गुनगुना रहे थे, हमें भी थोड़ा गाना सुना दे। जी मैं सुना दूँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा, ओ हम नवा। जैसा कि अभी हमने लोगों से बात की और आपने भी सुना कि लोग महंगाई से बहुत परेशान, और वो ये कहते हैं कि अब जो सस्ते लंडा बाज़ार है वो भी महंगी हो चुके हैं और बहुत सोचना पड़ता है क्या लें क्या ना लें। तो मैं तो खुद बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, क्योंकि मेरे पास 1000 रुपये था और मैंने कुछ ख़रीदना था। तो यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें पसंद आई हुई हैं, तो आइए देखते हैं कि 1000 रुपये में क्या आएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा कि मुझे, अच्छा ये स्कार्फ यहाँ पर एक मुझे बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, और ये क्या है? स्कार्फ है। अच्छा ये इनके पास शॉल है, कैप शॉल। अच्छा केप शॉल है, ये कितने की है? इसका 1500 रुपये रहे। 1500 रुपये। और मुझे माशाल्लाह 1000 रुपये में क्या मिलेगा? ये आपको फाइनल 1200 में दे दी। और एक बंदा जिसके पास हो ही 1000 रुपये, वो क्या करे? वो किसी से मंगवा लेना पैसे, किसी से पैसे मंगवा ले और आप नहीं काम करेंगे। मुनासिब रीजनेबल रेट है। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा लंडा बाजार आने का? लंडा ये छांटी वाला माल होता है ना, साफ सुथरा, महंगा वाला आता है आजकल। अच्छा आपके पास महंगे वाला माल आता है, साफ महंगे सुथरा वाला आता है, और आपके पास 1000 रुपये में कुछ नहीं है। और ये क्या, ये कितने का है? ये आपको 600 का मिल जाएगा। जैसा 600 का मिलेगा, एक ऐसी चीज़ जो कि मुझे पसंद नहीं आई। और बाकी मुझे एक ये वाला बहुत पसंद आया भाई, ये कितने का है? इसका 1200 रेट। और ये वाला? इसका भी 1200। अच्छा ये 1200 के हैं और मुझे कुछ नहीं मिलेगा 1000 का। ये 1000 का आप दे देंगे मुझे? ये वाली ये मिल जाएगा। ये मुझे 1000 का मिल रहा है, और अगर मैं यहीं भी अपना 1000 खर्च कर लूँ तो बाकी मैं क्या लूँगी? अब मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे शूज़ तो लाजमी चाहिए। चलो मैं, आप इसका प्लीज 600 लगा लेंगे? 700 कर लें। वाह ये कितनी अच्छी है। ये 700 इसका करने के लिए तैयार हैं, तो हम 700 का ये उठा लेते। सोचने की ये बात है कि बाकी 300 का क्या आएगा। चलो वो फिर हम बाद में देख लेंगे, अभी तो हम 700 का ये खरीद देते हैं। प्लीज़ आप हमें ये दे दें, पैक कर दें। अच्छा मुझे शूज़ बहुत पसंद आए हुए हैं, और मैं मैंने देखा था। कितने की है ये? इसको हम 1800 रुपये रेट कर दें। 1800 रुपये की? हाँ यार मेरे पास बस 300 रुपया बचा है, मैं क्या करूं? मैंने सब कुछ ले लिया। 300 में कौन सा शूज़ मिलेगा मुझे? 300 रुपये का तो मुश्किल होगा। 300 रुपये तो हमारा, हम तो खुद ही खरीद ही नहीं है। 300 का नहीं है? प्लीज़ आप मुझे यही दे दें। ये आपके लिए सिर्फ 1000 रुपये का लगा रही। अच्छा मेरे लिए बस 1000 रुपये का हो जी जाएगा। हाँ, ये भी सिर्फ तुम्हारे लिए। काश मैं अपनी वो पुराने वाली जर्सी ना लेती और ये शू ले लेती। बहुत प्यारा मुझे लगता है। 300 का मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, और मैं बहुत मायूस हूँ। प्लीज़ आप मुझे दे दें। मुझे लंडा बाजार आने का क्या फ़ायदा फिर? नौसर बात है, पीछे से हमको महंगा आते हैं ना। अगर सस्ता आता होता चलो कोई मसला नहीं, आपको दे सकते। हाँ और ये वाले शू कितने के हैं? इस तरह के क्या प्राइसेस हैं इन सब? ये सब का मुख्तलिफ ब्रांड है ना यार, किसी का अपना रेट होता है। इट हैज़ बीन माई वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ लंडा बाज़ार। और मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये था, जिसमें भी सिर्फ एक चीज़ आई है,
बाकी इनमें कुछ देखूंगी शायद 300 में हम कुछ खा लेंगे और कुछ नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर चीज़ें बाकी मार्केट से तो सस्ती हैं, ये बात तो तय है। वैसे लोग जैसे बेरोजगार बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो फिर भी लोग अभी कहीं ना कहीं परेशान है कि हम चीज़ें खरीदें ना खरीदें, लोग सोचते हैं। और कहीं ना कहीं दुकानदार भी मुतासिर हो रहे हैं इस महंगाई से, और कहीं ना कहीं लोग अच्छा भी कर रहे हैं। तो यही हुकूमत से अपील है कि वो थोड़ा सा महंगाई में रिलीफ दे दे, ताकि जो लोग हैं वो आसानी से अपनी सर्दियों की शॉपिंग कर ले। और उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो माहम, आपने देखा, आप बातें कर रही थी लंडे को कि पता नहीं वहाँ पे कौन सी चीज़ें आती हैं कौन सी नहीं। आप देखें महंगी कितनी है। रुबीना ने बताया ना कि वो बार्गेन करने को भी तैयार यानी नहीं कि है। अब समझ आ गई, अब लंदन से फूफो से मंगवा लेनी चाहिए, बजाय कि आप लंडे जाएं और इतने महंगे कपड़े खरीदें। आई थिंक वहाँ से अब सस्ती मिल जाएगी, और लंडे के कपड़े तो बहुत महंगे कहाँ होते जा फुफ्फो को रहे भी हैं। आप सेल की लाइन में खड़ा करेंगी वहाँ पे क्रिसमस के दिनों में। उन्हें भी रिलैक्स करें। Yes, हम ये भी है। एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं, हम हेडलाइंस मुलाहिजा करें, उसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम आज एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हम सब के लिए बराह रास्त अहमियत रखता है, वो है प्रॉपर्टी टैक्स। ये वो टैक्स है जो हम में से हर एक किसी ना किसी अंदाज में अदा करता है, चाहे हम घर के मालिक हों या कारोबारी जायदाद रखते हों। लेकिन अक्सर हमें ये समझ नहीं आती कि ये टैक्स कैसे लगता है, क्यों बढ़ जाता है, और अगर गलत लग जाए तो इसका हल क्या है। अब हुकूमत पंजाब ने तकरीबन 60 से 65 साल के बाद प्रॉपर्टी टैक्स के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां की हैं। नया निज़ाम क्या है, आम शहरी को क्या इससे फ़ायदा हो रहा है, और सबसे अहम सवाल, क्या अब हम घर बैठे ऑनलाइन टैक्स अदा कर सकेंगे। इन्हीं तमाम बातों पर आज डिस्कशन कर लेते हैं। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट लाहौर रीजन बी के डायरेक्टर अहमद सईद साहब ने, जो हमें बताएंगे कि महकमा किस तरह टैक्स बेस को बढ़ा रहा है और आवाम को सहूलत फराहम कर रहा है, और ट्रांसपेरेंसी के साथ। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपके वक्त का खुशामदीद कहेंगे आपको शो में। सर, सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि हम जो ये बात कर रहे हैं कि 60 साल के बाद निज़ाम चेंज हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स का, क्या तब्दीलियाँ आई हैं सर? ये जो हमारा लॉ है, ये 1958 का एक्ट है, प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट इसको हम कहते हैं। तो इसमें हम जो रेंटल वैल्यू प्रॉपर्टीज़ की होती थी उसके ऊपर असेस करते रहे हैं शुरू से लेकर पिछले साल तक, 24 तक। उसमें हमारी जो रेंट डीड्स हैं ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है पाकिस्तान में। तो जो असेसमेंट है ये काफ़ी क्वेश्चनेबल होती थी लोगों की नज़र में, और उसके ऊपर काफ़ी सवाल उठते रहे। जो दुनिया है वो भी कैपिटल वैल्यू की तरफ जा रही है कि जो प्रॉपर्टी की असल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, उसको हम कैपिटल वैल्यू कहते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर्टी को असेस होना चाहिए। सही। तो हमने ये अडॉप्ट किया है पिछले साल के एंड पे कि जो डीसी वैल्यू होगी प्रॉपर्टी की, और डीसी वैल्यूज पूरे पंजाब में नोटिफाइड हैं, उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए ताकि सबको समझ आए। ये बहुत ही आसान और सिंपल और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसका सिर्फ 0.007% हम टैक्स करेंगे लोगों को, जो कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सिर्फ 700 रुपये है। तो ये बड़ा ही नॉमिनल किस्म का टैक्स। तो बहुत सारे लोग भी ऐसे भी हैं जो टैक्स देते ही नहीं है, प्रॉपर्टी भी है लेकिन वो टैक्स पे नहीं करे, तो उनको फिर टैक्स नेट में कैसे लाया जाए? ये जो टैक्स के बारे में हमारा ख्याल है कि टैक्स लोग देते नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स इससे बिल्कुल उलट है। अच्छा। हमारी रिकवरी जो पिछले साल हमने टारगेट अचीव किया था, प्रॉपर्टी टैक्स इतना नॉमिनल टैक्स है कि ये सब लोग टैक्स आराम से दे देते हैं, सिवाय इसमें जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो, उसमें इलीगल ऑक्यूपेशन हो, या उसमें कोई ओनरशिप के डिस्प्यूट्स हों फैमिली के दरमियान, वहाँ पे हमें रिकवरी के इश्यूज आते हैं। अदरवाइज हम बहुत अच्छी रिकवरी करते हैं। ठीक हो गया। और सर, हुकूमत पंजाब टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए क्या इकदाम कर रही है कि मतलब मज़ीद जो लोग हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये रडार में आए, उनको भी शामिल किया जाए, उसके लिए क्या इकदाम हो रहे हैं? ये बड़ा ही ज़रूरी है लोगों को बताना। पिछले साल हमने 4 लाख नए लोग टैक्स नेट में लेकर आए हैं पूरे पंजाब में, और जिसमें लाहौर में भी 2 लाख के करीब हैं। इस साल हम एक और एफर्ट की है, और कोई 75,000 हम सिर्फ रीजन बी में नए टैक्स गुजार लेकर आए हैं। पंजाब में कोई 2.5 लाख के करीब हैं। पंजाब गवर्नमेंट का भी विजन भी यही है, और चीफ मिनिस्टर साहब भी यही कहती हैं, क्योंकि लोगों को जो टैक्स पे कर रहे हैं उनको बर्डन करने के बजाय आप बेहतर है कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए। तो हम 2 साल में तकरीबन 7 लाख नए टैक्स गुजार लेकर आ गए। जबरदस्त। तादाद तकरीबन 25 लाख हो गई है पंजाब के अंदर इसकी। तो हम ये एफर्ट कर रहे हैं कि जो टैक्स नेट से बाहर थे उनको लेकर आएँ, जो रजिस्ट कर रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं हर साल, उनको बर्डन कम से कम किया जाए। तो इनको सहूलतें क्या मिलेंगी? ये नए सिस्टम को जो फॉलो कर रहे हैं जितने भी ऑनर्स हैं, उनके लिए क्या क्या सहूलतें?
जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये वाहद टैक्स है दुनिया का, और पाकिस्तान के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी जिस इलाके से कलेक्ट होता है ये वहीं पे खर्च होता है। ओके। इसको हम जो जिस जगह से वसूल करते हैं, अगर लाहौर से वसूल करते हैं तो उसका कॉर्पोरेशन को चला जाता है, LDA को इसका 85% शेयर चला जाता है, पंजाब में भी ऐसे ही है। तो ये तो डेफिनेट एक ऐसा टैक्स है जो लोगों को जिस एरिया से कलेक्ट किया जाता है वहीं ही इसका सारा खर्च होता है, और इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो वासा के फंक्शंस हैं, LDA की है, आपके स्ट्रीट लाइट्स हैं, आपके छोटे छोटे स्कूल डिस्पेंसरीज हैं गवर्नमेंट की, तो उसके ऊपर ये सारा खर्च हो रहा है प्रॉपर्टी टैक्स, ये वाहद टैक्स है ऐसा। अच्छा सर, हमें ये भी बताइएगा कि पहले जो हरबे आजमाए जाते थे, मतलब DC वैल्यू जानबूझ के कम जो है वो लगाई जाती थी ताकि टैक्सेस से बचा जा सके। अब इस तरह की अब निज़ाम हम देख रहे हैं डिजिटलाइज हो रहा है हर महकमे के अंदर, इस तरह की कार्रवाई अब जो लोग हैं वो ना कर सकें, उनका रास्ता किस तरह से रोका जा रहा है? डिजिटाइजेशन के बाद तो इस तरह के जो लूप होल्स थे उसको हमने प्लग कर लिया है, और जब DC रेट जब कहते थे ये मार्केट वैल्यू से काफ़ी कम है, अब ऐसा नहीं है। अच्छा। तकरीबन मार्केट वैल्यू के करीब ही हैं। तो कुछ इंस्टांसेस हमने ऐसे देखे हैं, अटक में हैं, लाहौर के कुछ एरियाज़ हैं, साहिवाल है, यहाँ आपकी मार्केट वैल्यू DC रेट से भी आपको कम मिलती है। अब DC रेट बहुत ही अच्छे तरीके से हैं और ये ज़्यादा नोटिफाइड होते हैं, इनकी वेबसाइट है हब DC की, उसके ऊपर आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू खुद भी जाके देख सकते हैं, ये किसी नोटिफिकेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। और सर अगर कोई काउंटर चेक करना चाहे कि मतलब जिस तरह से आपने बताया कि अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 700 टैक्स होगा, अगर बिलफर्ज कोई कहता है मेरी प्रॉपर्टी इतने की और इस हिसाब से तो मुझे, क्योंकि आपकी इस बात के बाद बहुत सारे लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेटर निकाल के देखेंगे ज़रूर, तो अगर उन्हें वो जो टैक्स का चालान आया प्रॉपर्टी का एक्साइज की तरफ से वो ज़्यादा आ जाता है, तो वो किस तरह से रुजू करके उसे ठीक करवा सकता है? इसमें ज़बरदस्त काम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किया, 2 इनिशिएटिव लिए हमने। एक तो सेल्फ असेसमेंट है, आप हमारी एक्साइज की वेबसाइट पे जाके आपने पंजाब एक्साइज ही लिखना है और ऑनलाइन सर्विसेज खुल जानी है उसके अंदर। उसमें एक ऑप्शन है सेल्फ असेसमेंट, मतलब आप अपनी असेसमेंट खुद भी कर सकते हैं, बजाय कि हम आपकी असेसमेंट करें प्रॉपर्टी की। उसके अंदर आप करेक्शन सारी कर सकते हैं, जो करेक्शन आप करना चाहते हो कर सकते हैं। उससे पहले कि हम आपको ऑडिट करें, ये ऑर्डर में देखें कि आपकी सेल्फ असेसमेंट ठीक नहीं थी, तो अदरवाइज हम ये आपको ट्रस्ट करेंगे कि SSC ने, टैक्स पेयर्स ने, मालिक ने असेसमेंट अपनी बिल्कुल ठीक की है। जी। दूसरी चीज़ है कि इसके बावजूद अगर आप अपनी करेक्शन नहीं कर पा रहे तो फिर हम ऑनलाइन एक अपील का सिस्टम भी गवर्नमेंट लेके आई है, तो आपको किसी ऑफिस जाके अपील करने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के आप ऑनलाइन अपील भी कर सकते हैं। अच्छा अहमद साहब, ये भी बताइएगा कि टैक्स कलेक्शन की अगर हम बात करें तो सूरत हाल क्या है? पिछले साल की निस्बत इस बार ज़्यादा कलेक्ट हुआ है? हाँ जी, बहुत अच्छी कलेक्शन है। इस साल पूरे पंजाब में हम कोई 20 बिलियन हमने वसूल किया था जी, और लाहौर में भी इस तरह 5 अरब के करीब था। इस दफ़ा हमारा जो रीजन B का टारगेट है सिर्फ वो 9 बिलियन के करीब है, जिसमें से हम 5 बिलियन कर चुके हैं, जो कि मोर देन 50% है। और इस दफ़ा हम 20 अरब की बजाय 30 अरब करने जा रहे हैं पंजाब में, जिसमें हर साल थोड़ा बहुत इजाफा होता जाएगा नए टैक्स गुजारों की वजह से। तो प्रॉपर्टी टैक्स हम ले जा रहे हैं ऊपर काफ़ी, और इंशाल्लाह अच्छी रिकवरी इसमें होती है। और सर जो लोग ये देखते हैं कि चालान जो है वो उसकी जो टाइम दिया गया उसके ऊपर वो ख़त्म हो गया, उसके बावजूद उन्होंने अपना टैक्स जमा नहीं करवाया, उनके पास क्या ऑप्शन रह जाती है, क्या सहूलत मिल जाती है? कोई रिलैक्सेशन होती है या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है? अगर होती है तो वो क्या होती है? तो पहले 3 महीने के अंदर, बल्कि 4 महीने के अंदर इस साल हमने 5% रिबेट दी हुई थी लोगों को। सही। पहले 4 महीने जो आप टैक्स पे करेंगे 5% आपको कंसेशन मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा। वो अब पीरियड ख़त्म हो गया है, तब हर साल 1% उसके ऊपर सरचार्ज लग गया है। तो अगर डेट का कोई इश्यू नहीं है वो तो हम एक्सटेंड भी कर देते हैं अगले महीने के लिए, लेकिन सरचार्ज भी उसके ऊपर ऑटोमेटिक है, जो फिर किसी तरीके ख़त्म नहीं हो सकता है। जैसे बिजली के बिलों के ऊपर चार्ज है, इस तरह टैक्स के ऊपर भी सरचार्ज लगा हुआ है। अच्छा अहमद साहब, अगर किसी शहरी को लगे कि उस पर गलत टैक्स लगा दिया गया है तो वो फिर कैसे, कहाँ रुजू कर सकता है और उसको कैसे करेक्ट करवा सकता है? उसको किसी ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब एक्साइज की वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन सर्विस को खोलना है और उसमें अपील फाइल करनी है। अपील के अंदर सब कुछ लिखेगा, मेरा ये ID कार्ड नंबर है, मेरा DC रेट आपने गलत लगाया है, मेरा एरिया आपने गलत लिखा हुआ है। तो सारी जो करेक्शन करवाना चाहते हैं ऑनलाइन अपील के थ्रू ही कर सकते हैं, जिसकी हम हियरिंग भी ऑनलाइन करने जा रहे हैं कुछ दिनों के बाद। तो किसी ऑफिस में आने की से पहले वो खुद एक तो सेल्फ असेसमेंट कर सकता है अपनी, दूसरा अपील भी ऑनलाइन करके अपनी करेक्शन करवा सकता है, ये कोई बड़ा इशू नहीं। और सर जो टैक्स वगैरह पे हो रहे हैं ये बैंकिंग ऐप के थ्रू हो रहे हैं, E-पे के थ्रू हो रहे हैं, ये निज़ाम आपका किस तरह से काम कर रहा है? ये हमने कुछ 4 साल पहले E-पेमेंट के थ्रू पेमेंटें लेनी शुरू की गवर्नमेंट पंजाब ने। तो उसके अंदर हमारा जो गाड़ियों को टोकन टैक्स वो 100% E-पे के ऊपर है, आपको किसी ऑफिस और पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स में हमने दोनों ऑप्शंस रखी हुई हैं कि आप नेशनल बैंक में भी जा कर सकते हैं और E-पे के थ्रू कर सकते हैं।
तो 4 साल पहले जो 50% लोग बैंक्स में जा रहे थे, अब 90% लोग ई-पे के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो जो बैंकों की लंबी लंबी लाइनें होती है आप देखते थे, अब इस दफ़ा वो हमने नहीं देखी। 90% लोगों ने घर बैठ के पेमेंट की है और अपने जो ई प्लेटफॉर्म्स हैं। तो सर ये जो हम देखते हैं कि आपका जो मोटर ब्रांच का है उसे बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है उस सिस्टम को, और बड़ा बेहतर सिस्टम है, बहुत सारी उस पर सहूलियात जो हैं वो बल्कि ज़्यादातर आपको दस्तयाब है। तो ये सिस्टम भी उसके इक्वलेंट ही काम कर रहा है और एक ही मतलब अम्ब्रेला के नीचे ये दोनों सिस्टम काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का भी और मोटर ब्रांच बिल्कुल सही, हाँ जी, एक ही अम्ब्रेला है, डिपार्टमेंट भी एक ही है जी। और जिस ऐप के थ्रू और जिस वेबसाइट के थ्रू आप गाड़ियों का काम करवा रहे हैं जी, उसी के थ्रू ही प्रॉपर्टीज का आप काम करते हैं। आप मोटर व्हीकल को क्लिक करेंगे तो वो सर्विसेज ऑन हो जाएंगी। आप प्रॉपर्टीज को ऑन करते हैं तो आपकी सारी असेसमेंट, पेमेंट, अपील, सबका मैकेनिज्म आपको उसी वेबसाइट के थ्रू ही मिलेगा। सही। अच्छा अहमद साहब, ऐसे भी होता है कि कुछ लोग जैसे रिहायशी घर है उस पे कमर्शियल के तौर पर भी टैक्स लगा दिया जाता है, तो वो कितनी शफाफियत होगी इस निज़ाम में? ये तो हम बिल्कुल अब चेंज करने जा रहे हैं और काफ़ी हद तक हमने चेंज कर लिया है। तो पिछले जो 50-60 साल वो हमने फ़र्क रखा हुआ था। जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ है उनका जो टैक्स है वो सेल्फ से 5 गुना ज़्यादा था। ठीक। अब दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में ऐसा होता है कि जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ जो मर्जी है, सेल्फ है या रेंटेड है, टैक्स उसको एक ही तरह का देना चाहिए। एक ही तरह का होना चाहिए। कमर्शियल है तो फिर डिफरेंट है। डिफरेंट है। ये रेंटेड और सेल्फ में कोई फ़र्क नहीं दुनिया में। तो हम भी इस नए निज़ाम को लागू कर चुके हैं, सही। जो कि पूरा लागू 4 साल बाद होगा और आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ होगी या रेंट पे होगी, हम तो एक तरह का तो टैक्स इसमें असेसमेंट कैसे हो? क्योंकि कुछ घरों में हम देखते हैं कि कारोबार भी शुरू होता है, मशीन्स लगाई होती हैं और सिस्टम चल रहा होता है, उनको फिर वो कमर्शियली काउंट कर जी। रहे ये तो होते बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। जी। तो जिन घरों में कोई पार्लर है यस, और कोई कमर्शियल काम हो रहा है तो उसका फिर कमर्शियल रेट ही लगना चाहिए। सही। तो जो रहायशी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है घर, उसको टैक्स फिर कम ही लगना चाहिए। ठीक। तो उसको फिर हमारा जो फील्ड स्टाफ को विजिट करके उसको कमर्शियल ही असेस करता है। तो सर यानी जिन्होंने को पार्लर का बोर्ड लगाया हुआ है वो उतार दें फिर उसको उतारने के बावजूद भी हम डोर टू डोर सर्विस करके सर्वे करके हमें पता चले तो यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। टैक्स बड़ा नॉमिनल है हमारा। अच्छा। कमर्शियल भी अगर है तो इस तरह नहीं है कि आपकी सारी इनकम डिपार्टमेंट ही ले जाएगा, उसको बहुत ही नॉमिनल 1 और 2% उसका जो टैक्स आपने देना है। तो कमर्शियल को छुपाने की जरूरत नहीं है। आप एडवर्टाइज करें, अच्छा बोर्ड लगाएं और कमर्शियल एक्टिविटी करें, अपने बच्चों के लिए रोजगार कमाएं, गवर्नमेंट को थोड़ा सा उसमें टैक्स जमा करवाएं। अच्छा अहमद साहब, हमने पहले बात की कि आपकी ज़ाती प्रॉपर्टी है, आपका घर है, उस पर टैक्स है। कमर्शियल जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो दुकानें हैं ख़ास तौर पर, इनके लिए टैक्स का क्या निज़ाम? टैक्स का रेट दोनों के लिए सेम है। अच्छा। उसका जो डीसी रेट वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर इसका 10 लाख पर मरला है तो उसका कोई 60 लाख पर मरला होगा रेट। तो रेट के अंदर ही प्रॉपर्टीज पे एडजस्ट हो जाता है। तो जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज से हम टैक्स ले रहे हैं वो जो रहायशी घरों की निस्बत बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो पहले वो टैक्स नेट में बहुत ज़्यादा है। तो अहमद साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या इसमें सहूलत है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बाहर रहते हैं, घर यहाँ पर बस ऐसे ही चल रहे हैं और प्रॉपर्टी लेकर रखी हुई है, उनके ऊपर जो टैक्स लागू होगा तो वो फिर कैसे? हाँ जी, वो इसलिए हम जो ई सर्विस लेकर आए हैं, ठीक। उनको कम से कम टैक्स पे करने के लिए और कोई अपील करने के लिए पाकिस्तान ना आना पड़े। सही। तो बाहर रहकर भी अपनी हमारी वेबसाइट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। ठीक। वहाँ बैठ के भी दुबई में हमारी सेल्फ असेसमेंट को देख सकते हैं। सही। और टैक्स भी पे कर सकते हैं ऑनलाइन। तो और इसके बावजूद कोई विजिट करना चाहता है तो हम स्पेशल फिर प्रोटोकॉल देते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर ज़्यादा जीवा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी वजह से पाकिस्तान आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उनको हम फैसिलिटेट करते हैं। अहमद साहब, जो कोई हैबिचुअल है, जैसे आदत ही नहीं है टैक्स देने की, साल से उसने नहीं दिया, जुर्माने लग के जनाब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, फिर किस तरह उनकी प्रॉपर्टी सील की तरफ जाया जाता है? कुर्की के क्या इदारे के पास इख्तियारात हैं स्ट्रिक्ट एक्शन के? जी, इसमें तो बहुत ही ज़बरदस्त इख्तियार हैं। पहले तो है कि हर महीने उसका सरचार्ज बढ़ता जा रहा है जी, तो उसके लिए वैसे भी नुकसानदेह चीज़ है वो। और कुछ केसेस हमारे पास ऐसे हैं जिसमें उसका सरचार्ज उसके टैक्स से भी ऊपर चला गया है, मतलब साल से डिफ़ॉल्ट में थे किसी डिस्प्यूट की वजह से। उसके बाद आपके जो आपने खुद ही बता दिया कि फिर प्रॉपर्टी सील करने की तरफ जाते हैं। तो सील से पहले हम नोटिस देते हैं उसको 7 दिन का। आप टैक्स पे करना चाहते हैं, कोई अपील करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है। इसके बाद नहीं करता, नोटिस वगैरह चस्पा कर देते हैं। बिल्कुल वो करते हैं, उसको वसूल करवाते हैं, बल्कि व्हाट्सएप भी करते हैं, हमारे पास उनके नंबर होते हैं ज़्यादातर। उसके बाद फिर हमें बादल नखास्ता, जो कि बहुत ही एक नाखुशगवार अमल है, उसके बाद हमें प्रॉपर्टी सील करनी पड़ती है, जो कि एक ठीक चीज़ हमें नहीं लगती। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से भी, आपके थ्रू भी, कि उस नौबत ध्यान से पहले आपको टैक्स पे करना चाहिए। टैक्स में इशू है तो आप सेल्फ असेसमेंट के थ्रू, अपील के थ्रू, विजिट के थ्रू आप उसको ठीक करवा लें। अच्छा सर, इस सिस्टम से एक ये वाली चीज़ भी हो सकती है, शायद माइट भी पॉसिबल आने वाले वक्तों में, कितनी क्लैरिटी हो जाएगी ये जो कब्जा कर लेते हैं लोगों की रिहाइश पर,
तो डेटा जो आपके पास कलेक्ट होगा उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसकी प्रॉपर्टी कितनी ऑथेंटिक है या किस इंसान की ये प्रॉपर्टी और कब्जा किया गया या है इदारों को आप ऐसा इदारों रिकॉर्ड फराहम करते हैं? जी बिल्कुल सही है। गाड़ियों का रिकॉर्ड तो हमारा 100% ऑटोमेटेड है, प्रॉपर्टीज़ का भी ऑटोमेटेड ही है, कंप्यूटराइज है सारा। आईडी कार्ड्स को हम इसके साथ लिंक कर रहे हैं, सही। तो हम नैब को और FIA को और इस तरह की जो एजेंसीज है जो इसके ऊपर तहकीकात कर रही हैं कि आपके एसेट्स जायज़ हैं कि नहीं, सब हम डेटा दे रहे हैं उनको, सही। और हमारी डेटा तक उनको पूरी एक्सेस है जी। हमारी ये ड्यूटी भी है, हम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उनको दें डेटा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर्ड होनी चाहिए। मेरा तो ये ख्याल है जी। कि आपकी जो बेनामी जायदाद है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले ही लेनी है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने नाम के ऊपर प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाएं हमारे पास, सही, और उसका रिकॉर्ड रखें, उसका जो टैक्स नॉमिनल्स है वो भी पे करें। अहमद साहब, कुछ चैलेंजेस भी आते हैं सिस्टम के अंदर ऑब्वियसली। मतलब एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि एक प्रॉपर्टी है, उसके 2-3 भाई जो हैं या उससे ज़्यादा जो हैं वो ऑनर है और उनके नाम पे ये प्रॉपर्टी है, और आपस में उनके झगड़ा चल रहा होता है कि टैक्स किसने पे करना है, कोई पे करेगा कोई नहीं करेगा। इस सूरत में सर फिर क्या होता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस तरह के केसेस हमारे पास काफ़ी हैं। एक भाई अफोर्ड कर रहा, दूसरा नहीं कर रहा, तो हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बैठ कर इसको सेटल करें। कुछ केसेस में हम तीनों भाइयों को बुला लेते हैं, उनके दरमियान सेटलमेंट करवाते हैं। अच्छा। कि आपका ये शेयर बनता है 1/3 1/3 और 1/3, तो आप इसको आराम से पे कर लें। कोई नहीं अफोर्ड करता तो उसको हम इंस्टॉलमेंट में दे देते हैं कि टैक्स आप हर महीने पे कुछ ना कुछ पे कर दें, क्वार्टर के बाद पे कर दें, लेकिन आपका साथ जो साल के अंदर जो टैक्स है, ये जो ड्यू है, ये पे होना चाहिए। तो इस तरह के केसेस को हम कोशिश करते हैं कि एमिकेबली इसको रिजॉल्व किया जाए। बहुत ज़बरदस्त सर, मुसालियत भी कराते हैं हमें, ये बड़ा नया पहलू जो है वो पता चला है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का अहमद सईद साहब। और बिल्कुल टैक्स नेट जनाब बड़ा भी है, और आपने जाना भी है कि जनाब एक्साइज डिपार्टमेंट आपको कितनी रिलैक्सेशन दे रहा है, आपको बिठा भी रहा है, आपके मामला हल करवा रहा है ऑनलाइन, और आपको ये भी कह रहा है अगर आप यकमुश्त नहीं दे सकते, कोई हालात ऊपर नीचे हो जाते हैं इंसान के, कोई इस तरह के हो जाते हैं, कोई सैलरी आने में लेट हो जाता तो आप उसको जनाब इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं, उसके अंदर पे कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है निज़ाम डिजिटलाइज है, कहीं जाने के दफ्तरों में आपको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप जनाब देख भी लें कि आपका टैक्स बनता कितना है और आपने उसे पे कैसे करना। और अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, और आज के इस खुसूसी सेगमेंट में हम कुरान मजीद के एक इबरत आमोज़ वाक़े कौम लूत का जिक्र करेंगे। ये वाक़या न सिर्फ तारीख़ है बल्कि आज की नस्ल के लिए रोशन तंबी और इस्लाह का पैगाम भी है। इसी मौजू पर रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर अली वकार कादरी साहब। आइए उन्हीं से जानते हैं कि कौम लूत पर अज़ाब क्यों आया और कुरान हमें इससे क्या सिखाता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का अली वकार कादरी साहब। लास्ट टाइम हमने आपके साथ जो डिस्कशन की थी वो हमने बाबिल शहर के हवाले से की थी, और उसी से रेलिवेंट ये आज का टॉपिक है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौम लूत पर इनका जिक्र किस तरह से हुआ है कुरान मजीद में, और अल्लाह का अज़ाब जो है वो इन पर किस तरह से नाज़िल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, हज़रत इब्राहीम के भतीजे थे, हज़रत इब्राहीम के भाई हारान के बेटे थे, और हज़रत इब्राहीम के वालिद और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद वो एक ही फ़र्द थे जिनका नाम तारक था। तो लिहाजा बाबल में जहाँ हज़रत इब्राहीम की विलादत है उनके बाप के घर में, वहीं पर हज़रत लूत के वालिद की विलादत है, और वहीं पर हज़रत लूत की विलादत है शहर बाबल में। सही। वहाँ से फिर आगे इन लोगों ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हिजरतें की। सबसे पहले बाबल से मिस्र तशरीफ़ ले गए, मिस्र के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उनके वालिद की वफ़ात हो गई। हज़रत इब्राहीम ने तरबियत की। यानी अगर आपको आसानी से मिसाल से समझाऊँ, जो हज़रत अली का और रसूलुल्लाह का ताल्लुक़ था वही हज़रत इब्राहीम का हज़रत लूत का ताल्लुक़ था। तो वो अपना उन्होंने तरबियत की। फिर उसके बाद अच्छा, अब ये बाइबल के अंदर भी वाक़या, कुरान का तो जिक्र आएगा, बाइबल में ये वाक़या है कि ये अमीर लोग थे, यानी इनके अपने अपने रेवड़ थे उस दौर के। तो इनके चरवाहों में इख्तलाफ हो गया। एक दिन चरागाह में हज़रत इब्राहीम का रेवड़ जाता था, एक दिन हज़रत लूत और उनके भाई का, उनके वालिद का रेवड़। तो जब इख्तलाफ हुआ, अब देखें उस छोटे से इख्तलाफ से एक पहले किसका रेवड़ चढ़ेगा, अल्लाह ने एक वही नाजिल की और उसके नतीजे में फरमाया कि ए इब्राहीम, लूत से कहो कि ये उर्दन के मशरकी इलाके आमूरा और सदूम चला जाए।
सही। और हज़रत इब्राहीम खुद फ़लस्तीन चले गए, ठीक। यानी फ़लस्तीन को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हक से आबाद किया और इन बस्तियों को हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जब वहाँ तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के लोग बड़े अजीबो गरीब थे। यानी अगर आप गौर करें, आप देखें कि क्रिएटर्स होते हैं ना, जी, कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जी, इन्वेंटर्स होते हैं, जी। ये वो कौम थी जो गुनाह ईजाद करती थी। अच्छा, 3 ऐसे गुनाह हैं तारीख के अंदर, और बहुत सारे हुए, जी। लेकिन 3 ऐसे हैं जो इस कौम ने ईजाद किए। ईजाद आप किए। सुनेंगे तो हैरान हो जी, जाएंगे, जी, जी। यानी ये कैसे सोचते थे। हाँ, एक कौम तो जिसका कुरान ने बार बार जिक्र किया, एक गुनाह, और जिसके बारे में कुरान मजीद ने स्टैंप किया कि तुमसे पहले किसी कौम ने ये गुनाह नहीं किया, वो ये था कि ये अपनी शहवानी ख्वाहिशात के लिए औरतों और निकाह के रास्ते को छोड़ के मर्दों की तरफ राग़िब होते थे। दूसरा इनका जो गुनाह था, आप हैरान होंगे, वो गुनाह ये था, ये खाइन थे और ये लोगों को टीज करके लुत्फानंदोज होते थे। अब ये सारे गुनाह आज कौम में भी मौजूद हैं, ये भी ज़हन में रखें, हमारी कौम में भी मौजूद है। अच्छा, अब क्या करते थे ये, एक दुकान बाजार में खुली, एक चावल की किसी ने दुकान खोली और दाल की, ये 15-15, 20-20 की गट्ठों जत्थियों में आते थे और उनसे कहते थे हम क्या तुम्हारा माल ना चेक करें, और एक मुट्ठी उठाते थे और चले जाते, दूसरी उसकी बोरी खाली हो जाती, वो रोता था, और जब वो रोता था तो एक फर्द वापस आता और कहता अच्छा ये लो मेरी मुट्ठी वापस ले लो। वो कहता मुझे एक से क्या मिलेगा, मेरा तो आप लोगों ने नुकसान कर दिया। और क्या उधर तरीके थे जाके टीज करने। अच्छा, और पहाड़ के पीछे जाके हंसते और एक दूसरे के हाथ मारते और कहते देखो वो कैसा रो पीट रहा है, और उस कैफियत को एंजॉय करते। तो कारी साहब ये अभी कहाँ पाए जाते हैं? मतलब जाहिर सी बात है कनेक्शन इनका तब से अब तक आज के दौर में ही कहाँ उनके फिक्री कनेक्शन तो मौजूद है, फिजिकल कनेक्शन नहीं है, वो अच्छा। मैं बताता हूँ। अल्लाह ने इनको निस्त नाबूद कर दिया। ठीक ठीक और तीसरा जो सर गुनाह था वो था सर रंगने का एक रिवाज था। अच्छा, सर रंग हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा जो उनकी ज़ौजा थी, जब वो दूसरे इलाके में गई तो अपने ये भतीजा था, तो कभी कभार वो अपने गुलाम के हाथ इनको कुछ चीज़ें भेजती थी। उनका एक गुलाम जब आया इनके शहर में तो ये बाहर के बंदे को देख के ये बड़े हो जाते थे, ख़तरनाक हरकतें करते थे। इन्होंने उसको पत्थर मारा, उसका सर फट गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के गुलाम का, और उसको कहते हैं हमने तेरा सर रंगा है और ये इज़्ज़त और इकराम की दलील है हमारे माशरे में, इसके पैसे दो। मारा, पत्थर मारा, आपका सर फाड़ूं और आपसे कहूँ मुझे इसके पैसे दो। वो कहे ये क्या जुल्म है, वो पकड़ के बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने कहा ये बिल्कुल ठीक कहता है, हुकूमत भी जुल्म की थी, इसको पैसे दो। अब वो ज़हीन गुलाम था, उसने ईंट उठा के मारी बादशाह के सर में और कहता है कि ये जो तेरा सर रंगा है ना, ये तो इसको दे देना, और खुद भाग गया। तो ये गुनाह को ईजाद करते, इसीलिए अल्लाह ताला ने जो सख्ती, जो अजाब और जो गज़ब का सही लफ्ज़ है, इस कौम पर फरमाया, किसी कौम पर नहीं फरमाया। ये निस्त नाबूद हो गए, जो आपका सवाल था, निस्त नाबूद हो गए, इन पर अजाब होया। ये हज़रत लूत को कहते थे, ये पब्लिकली मजालिस में अपने बच्चों, बच्चियों और बीवियों के सामने लड़कों के साथ बदफेलियाँ करते। इस हद तक ये कौम बेहया हो चुकी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहते थे, कुरान ने कहा कि ये लूत इतना नेक साफ है तो इसको बस्ती से निकाल दो, ये गंदे लोगों की बस्ती है। हज़रत लूत ने कहते थे कि आप अजाब ले आए जिसका वादा करते हैं। हज़रत लूत ने अल्लाह से दुआ की, फरिश्ते आए और वो 3 तरह के अजाब इस कौम पर नाजिल हुए। अच्छा। जो इकट्ठे किसी पर नहीं। सबसे पहले एक चीख निकली, फरिश्ते ने ज़ोरदार चीख, जिससे इनके कलेजे फट गए, इतनी वो खौफनाक चीख थी। दूसरा, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इन बस्तियों को अपने परों पे उठाया और ऊपर ले गए। इब्न कसीर अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि इतना बुलंद ले गए उलटने के लिए कि मुर्गे की अजान मलाइका ने सुनी जो अर्श पर मौजूद थे, जो उस ज़मीन पर मुर्गे मौजूद थे ना, इतना ऊंचा ले गए। और वहाँ से इब्राहिम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूरी कुव्वत से इनको पटक दिया, और जब पटके तो ऊपर से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। ये 3 अज़ाब। और जब वो पत्थरों की बारिश हुई, वो पत्थर छोटे छोटे नहीं थे, मैंने वो बस्ती देखी है, वो पत्थर सर, यानी आप ये स्टूडियो का कमरा देखिए, इतना बड़ा एक पत्थर था, यानी उसके गोश्त के चीथड़े उग जाते थे जिस पर वो गिरता था, और हर पत्थर पर उसका नाम लिखा होता था जिस पर उसने गिरना। तो अल्लाह ताला ने यूं, अब वो बस्ती नहीं है, अब वो आप देखें ना, आपको पहाड़ी सिलसिला लगता है, तो वहाँ पे लोगों ने बताया ये पहाड़ नहीं है, ये जो आपको पहाड़ छोटे छोटे पहाड़ियाँ लग रही हैं, ये वो पत्थर है जो हर एक पर गिरा था, और अब वो सारा इस सूरत हाल में मौजूद है। जब इतना बड़ा अजाब आया, निस्तो नाबूद हो गई ये सारी कौम भी, तो अभी हम देखें वो बदफेलियाँ तो अभी भी जारी हैं। देखें बस अब उनकी जो फिक्री तसलसल है वो मौजूद है। अल्लाह ताला ने, आपने कभी गौर किया है इस वाक़े को कुरान में लाने की क्या ज़रूरत है, जो आखिरी किताब हिदायत है। देखें जब बहुत कौमें हैं, बहुत अम्बिया हैं, सिर्फ 25-26 अम्बिया का जिक्र है, चंद कौमों के वाक़यात हैं, सिर्फ वो ये अल्लाह आलमुल गैब है, वो जानता था कि जो आखिरी उम्मत में खराबियाँ आने वाली हैं, अल्लाह ताला ने किताब हिदायत में उनका एहतमाम करके रखा है। तो लिहाजा हमें ये बताया कि ये वो काम है कि जिस पर मैं यूँ गज़बनाक हो जाया करता हूँ। और हमारे यहाँ
अब आप अगर मगरबी ममालिक में देखें वहाँ इसको लीगलाइज किया जा रहा है, लीगलाइज किया जा इस रहा पे असाइलम लिए जाते हैं। असाइलम दी। और इधर पाकिस्तान में आप देखें अब पार्टियाँ होती हैं और ये यूनिवर्सिटियों के अंदर कल्चर बनता जा रहा है। कुछ अर्सा पहले मैं बड़ी मारूफ यूनिवर्सिटी में गया हुआ था, तो वहाँ मुझे ये बात मिली कि यहाँ प्रॉपर जिस तरह जोड़े और कपल बनते हैं, शादियां वहाँ करते उनके हैं, कपल बने हुए कारी हैं। साहब शादियां करते हैं। अल्लाह कादरी साहब, ये मतलब जो आपने जिस तरह से आपने अजाब बयान किए कौम लूत पर जो नाजिल हुए अल्लाह ताला की तरफ से, वैसे तो इबरत हासिल करने के लिए यही काफ़ी है, सबक हासिल करने के लिए, लेकिन नौजवान नस्ल को जो कि आजकल बेरारवी का शिकार हो रही है, उसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह उन्हें तलकीन करनी चाहिए जिससे वो सबक भी हासिल कर सकें और इससे बच सकें? देखिए, अगर हम ये वाला जो वाक़यात बयान करते हैं ना जी, जिनके अंदर तो ईमान की रत्ती होती है, उनके लिए तो ये वाक़या काफ़ी है, बिल्कुल। लेकिन जिस नहज पर हम कौम और अपने नौजवानों को ले गए हैं, वाक़े का बयान थोड़ी देर के लिए कैफियत तारी करता है, कैफियत तारी करता है जी। ये होगा माहौल से। अगर घर में आप गंदगी रखेंगे और आप कहेंगे उसको खुशबू आए, तो वो खुशबू नहीं आ सकती, समझ आइए। माँ बाप अगर चाहें कि वो HBO देखें और बच्चे QTV देखें, ये कैसे हो सकता है? जी। माँ बाप अगर अपने सेक्रीफाइस नहीं करते और अपना माहौल जी, मतलब सही नेकियों वाला, सही आदाब वाला, जो वो चाहते हैं बच्चा बने। वो बच्चा आपको नमाज कुरान पढ़ते नहीं देख रहा, तो फिर वो कैसे किस तरह से उसकी मैं तरबियत आपको एक लतीफ़ा सुनाऊं। कुछ अर्सा पहले हमारे एक दोस्त के घर गए, तो उसका बच्चा यूं नमाज पढ़ के, मैंने नमाज पढ़ाई, जब वक्त हो गया नमाज का, तो एक बच्चा वहाँ पे यूं नमाज पढ़ के खड़ा। मैं बड़ा हैरान, फ़ौरन मेरे ज़हन में आया। मैंने कहा, आप उस दोस्त का नाम लिया, मैंने कहा आपको पता है ये यूं क्यों खड़ा है? कहता क्यों? मैंने कहा इसने सिर्फ माँ को नमाज पढ़ते हुए देखा, बाप को कभी देखा ही नहीं, तो उसको पता हो कि हाथ कहाँ बांधने। उसने माँ को चूके देखा, तो औरतें जहाँ हाथ बांध के वो हाथ बांध के खड़ा हुआ। सही सही सही। तो वो तो बड़ा कारी शर्मिंदा साहब, हुआ, जिस वो तरह कहता है से ये एनालिसिस दुरुस्त है। जी, हम जिस तरह से मुआशरे का बिगाड़ देख रहे हैं और डिजिटल मीडिया है, और इस बिगाड़ को हम अब सुधरने का नाम तो नहीं ये लेगा, आगे से फैलता जा रहा है। मतलब हम अगर देख रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में लीगलाइज हो रहा है, पाकिस्तान में भी ये कल्चर आम होता जा रहा है, आम देखने में मिलेगा। LGBT देख लें, दूसरी चीज़ें देख लें, जितनी तादाद से हम देख रहे हैं इन चीज़ों की प्रमोशन हो रही है, तो फिर कैसे बचा जा सकता है? इसके अगेंस्ट आप देखें रेजिस्टेंस कितनी है। क्या सियासतदानों की तरफ से है, क्या कानून की तरफ से है, क्या मजहबी लोगों की तरफ से है। यानी जब आप देखें कि ये फितना प्लान्ड तरीके से आ रहा होता है ना, तो रेजिस्टेंस भी प्लान्ड चाहिए होती है। प्लान चाहिए होती है। ठीक है ना। इनफरादी तौर पे मैंने यहाँ बात कर ली, आपने यहाँ बात कर ली, और चार बंदों ने सड़क पे बात कर ली, उससे वो जो प्लान्ड तरीके से रेजिस्टेंस आ रही है, जिसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं जो इन चीज़ों को, वो क्या कहते हैं, इकबाल ने कहा था कि रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, और फ़िक्र अरब को देख के फ़रंगी तख़य्युलात इस्लाम को हिजाज़ व यमन से निकाल दो। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। वो तरीक़ेकार यही है कि आप ऐसी चीज़ें इनकलकेट करें, ऐसी तहजीब लाएं कि ये अपने नफ्स के इस हद तक ग़ुलाम बन जाएं कि बस कहने सुनने ये की चीज़ें पेनिट्रेट की जा रही हैं और बाकायदा तौर पर ये प्लान के तहत हो रहा है सारा। कादिर साहब, बड़ा हसास टॉपिक है जिस पे आप भी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, हमारा प्लेटफॉर्म भी जो है इस पे लिए हाजिर है, और उलमा भी बात कर रहे हैं। रियासत को इस फितने के ख़िलाफ़ किस तरह से खड़ा होना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, हर किसी की दस्तरस में है, बच्चे की दस्तरस में भी है, वहाँ पर बाकायदा ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ पर बाकायदा पेजेस बने हुए हैं, इनकी बाकायदा मीटअप्स होते हैं, पार्टीज होती हैं। रियासत को किस हद तक किरदार अदा करना चाहिए? देखें, रियासत का किरदार कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से बढ़ के तो कोई नहीं जानता। कायद आज़म से किसी ने पूछा था कि आप मुल्क क्यों बना रहे हैं, आइन कहाँ है? गांधी जी ने कहा, तो कायद आज़म फरमाते हैं आइन तो मेरे पास 1400 साल से है, मुझे उस आइन के नफाज के लिए एक रियासत चाहिए। अब क्या है, कुरान और सुन्नत अल्लाह के रसूल ने सज़ा बता दी है। ये गुनाह जो इसमें मुलव्वस होगा उसको डेथ पेनल्टी है, सज़ाए मौत है, इससे कम नहीं है। तो रियासत पहले उसकी शहादत का जो कानून है कि उसके सबूत के लिए जो ज़राए वो मुकर्रर करे, और उसको रियासत ने खुद कुछ नहीं करना। जो कुरान का कानून है रियासत ने उसको एग्जीक्यूट करना। हमारे यहाँ कवानीन एग्जीक्यूटेड नहीं है, मुअल्लक है। कुरान ने जना की सज़ा बताई, कुरान ने चोरी की सज़ा बताई। ये जो कुरान आधा हमारे यहाँ मुअल्लक है, और हम सब आशिकान रसूल और आशिकान कुरान है। प्रैक्टिकली कुरान मुअल्लक है हमारे माशरे के अंदर, चूँकि कुरान अपने इत्तलाक के लिए एक ऐसा माशरा चाहता है जो हम अभी तक तश्कील नहीं दे पाए। कारी साहब, जिस तरह से हम कौम लूत का जिक्र कर रहे हैं, उस दौर से और आज के दौर से रिलेट करें, एंड ऑफ टाइम्स का जिक्र होता है, तो वाकई क्या अब हम क़यामत करीब आने वाली है और वही निशानियों में एक ये निशानी भी पाई जाती है, तो इससे बचने के लिए इस्लाह क्या, कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुआशरे की इस्लाह का आगाज़ कहाँ से करें? कुरान और सुन्नत तो बड़ा वाज़ेह है कि जब तक ये हो नहीं सकता कि सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मालेंगे। आपको
माहौल बनाना है। ये नहीं हो सकता कि आप बातिल के साथ साथ हक को चलाएं। हमारे यहाँ जब से ये बात चली है ना कि ए अपनी जगह नेकियां, गुनाह अपनी जगह, अपनी जगह नहीं होती। आप गंदे बर्तन में दूध नहीं डालते तो आप क्या समझते हैं कि आप इतने गंदे काम करेंगे, अल्लाह की ज़ात कादिर साहब आपकी बात से ही बात निकलती है कि मतलब हम वेस्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। मतलब वहाँ पे जो कल्चर है, हेलोवीन पार्टीज हो रही हैं, यहाँ पर भी एक हुई गुलबर्ग में और पुलिस ने बड़ा अच्छा एक्शन लिया, सबको गिरफ्तार किया। लेकिन उस पर भी लोग कह रहे हैं जी एक डिवीजन पाई जाती है कि जी उनका ज़ाती फेल है, वो एक बंद जगह के अंदर कर रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है, जबकि दूसरी तरफ कहा जाता है कि बिल्कुल दीन के अहकामात के बिल्कुल खिलाफ है, बड़ी दुरुस्त कार्रवाई है। इस डिवीजन पे आप क्या कहेंगे, क्या कमेंट करें? जो कार्रवाई की पुलिस डिपार्टमेंट ने बिल्कुल दुरुस्त, अप्रिशिएट करने के काबिल है। और ये जुमला कि ये उनका ज़ाती अमल है, ये कुरान, सुन्नत और आईन पाकिस्तान तीनों से टकराता है जी। आप कहेंगे सुन्नत की समझ आ गई, आईन से कैसे टकराता है? आईन से ऐसे टकराता है कि हमारे आईन के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून साजी ना पाकिस्तान में हो सकती है, और जहाँ कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई काम हो रहा हो आइन उसको कंडेम करता है। तो जब आइन कंडेम करता है, उसको कंडेम करने की सूरतें जो अहले हल व अक़द बैठे हैं उन्होंने उसकी जाने एक्शन नहीं, जो मर्जी करें। तो आइन, कानून और सुन्नत तीनों इस बात को अलाउ नहीं करते कि ऐसा कोई काम हो रहा हो और आप उसको जाती काम के तौर पे पनपने दें, हरगिज नहीं। आप कैंसर के मरीज के साथ अपने बच्चे को बैठने देते हैं, या कोई ऐसी मर्ज जो उसको लगती हो, कोविड हो या भी डेंगू हो, कोई आप मतलब किसी को टीबी हो, आप उसके साथ बच्चा बैठने देते हैं? आप कहें ना कि उसका जाती मामला। बड़ी रियलिस्टिक एग्जांपल आप कोट कर रहे हैं, बहुत यानी आप बड़े समझदार हैं अपने मामले में कादरी साहब। और मेरा ख्याल है जो लोग इस मामले में जो डिवीजन पाई जाती थी, जो एडवोकेट कर रहे थे कि जनाब इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, उन्हें भी इससे सबक हासिल हो गया होगा। कादरी साहब ने समझा भी दिया, बड़े अच्छे तरीके से रहनुमाई की कि किस तरह कुरान और सुन्नत के आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है जो इस तरह के अमल किए जा रहे हैं। बेशक, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने वाला इंसान बनाए और मुआशरे का जो ये बिगाड़ है और जो बढ़ता जा रहा है इससे हमें महफूज रखे। इसी पैगाम के साथ वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं सर्दियां आ चुकी हैं और एक अहम मसला जिस पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसी सर्दियां आती हैं जिसमें खून की रवानी में कमी होना शुरू हो जाती है और सर्दी के मौसम में अक्सर लोग जो हैं उनके हाथ पाँव ठंडे रहते हैं, थकन महसूस होती है, सनसनाहट, गुदगुदाहट, दबदबाहट, थरथराहट, कपकपाहट सब कुछ एक साथ शुरू हो जाता है। तो ये क्या वजह होती है, क्या मसला होता है? इसका हल उज़ैर आप लेकर जाएँ हकीम साहब के पास और पूछें। हकीम साहब की तैयारी मुकम्मल दुकान लग गई है और मुझे लग रहा है मैं कॉइन्स लेकर आना चाहिए कि मुझे ये दे दें। नहीं, टॉपिक बड़ा संजीदा है और जो लोग इसमें मुब्तला हैं वो इसका दर्द तकलीफ जानते हैं। तो हाफिज फरहान साहब के पास चलते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, जितने मसले माहम ने कुछ तो समझ आए, मुझे कुछ नहीं आ सके, तो ये सर्दियों में ही खास तौर पर क्यों होते हैं? पहले हम इनकी वजूहात डिस्कस कर लेते हैं और फिर माशाल्लाह इलाज के लिए काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। आप अक्सर औक़ात ऐसे टॉपिक ही रखते हैं जिसमें लोगों का फ़ायदा हो मौसम के हवाले से। जैसे अब सर्दियाँ आई हैं तो इस हवाले से ये बड़ा अच्छा आपने टॉपिक शुरू किया है। इसमें अज़ाज़ सुस्त क्यों हो जाते हैं, सर्दी क्यों लगती है और हाथ पाँव क्यों काँपते हैं, ठीक है, और हाथ पाँव नहीं पूरा वजूद सर्दी की वजह से ठिठुर जाता है। उसकी बुनियादी वजह हम एक तो गर्म कपड़े नहीं पहनते, अभी मौसम चेंज हो गया लेकिन हमारे कपड़े भी वही चल रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि हम ग़िज़ाएँ जो हैं वो भी दही का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, चावल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें ठंडक पैदा करती हैं। सबसे पहले तो एहतियाती तदाबीर, ऐसी चीज़ों से बचा जाए, ठीक है। उसके बाद जो ऐसे पेशेंट जिनका कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, ट्राइग्लिसराइड बड़ा होता है, जिगर के ऊपर चर्बी होती है, या गुर्दों के पेशेंट, किडनी प्रॉब्लम में, या शुगर पेशेंट, इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं क्योंकि जैसे ये मौसम आता है पानी लोग कम पीना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, और ग़िज़ाएँ वही, और इसमें क्या होता है कि फास्ट फूड, जंक फूड और शादी ब्याह तकरीबात ज़्यादा होती हैं, इससे और ज़्यादा लिवर फैटी हो जाता है। तो फिर इसके नुस्खा हाँ, बात खत्म होती है नुस्खे के ऊपर। आज शुगर का वैसे भी आलमी डे है और शुगर के मरीज भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। सबसे पहले एक नुस्खा बताता हूँ, शुगर के मरीज और जिनको यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, अब यूरिन भी ठंडक की वजह से ज़्यादा आता है, जब इंसान कमज़ोर रहता है, ठंडक ज़्यादा नहीं भी है वो भी इस्तेमाल कर सकता है। बड़ा सादा सा नुस्खा, उसमें तुख्मे सर्स ले लें 50 ग्राम और उसमें तुम्मा ले लें 50 ग्राम और उसके बाद उसमें ले लें तुख्मे सर्स, तुम्मा और उसमें एक चीज़, हाँ,
ये 2 चीज़ें लेके तुहमे सरस, तुम्मा और इसमें इंदर जो तलख, ये 3 चीज़ें लेके इसका फाइन पाउडर करके इसका इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन इसके नताइज हैं। सही। ठीक है। और अगर इसमें गूंद किक्कर बना लिया जाए तो फिर इसका टेस्ट भी अच्छा था, लेकिन ये कैप्सूल भर के इस्तेमाल किया जाए 1000 mg का कैप्सूल। ऐसे पेशेंट जिनका यूरिन ज्यादा आता है, शुगर पेशेंट है, ठीक है, उनके लिए ये कमाल का नुस्खा है। तुख्मे सरस, गूंद किक्कर और तुम्बा, ये 3 चीजें लेने काफी हैं। उसके बाद ऐसे पेशेंट जिनका खून की सर्कुलेशन स्लो हो गई है, ठीक है, या बाहर से सर्दी से जिस्म कांप रहा है, ऐसे पेशेंट सिर्फ शहद, 1 गिलास गर्म पानी लें, उसमें शहद मिला के पिए, फौरी तौर पे फाका हो जाता है। इसी तरह इस मौसम में ऐसा होता है कि नज़ला, जुकाम, बुखार बड़ी जल्दी हो जाता है। मेरी अपनी आज तबीयत नहीं सही, थोड़ा सा आपने काम ज़्यादा कर लिया, नींद पूरी ना हुई, आपको सर्दी लग गई, तो इसमें अदरक का कहवा, आम ये ताज़ा अदरक लें, इसका कहवा बनाएं, कहवा बना के इसमें शहद मिला के इस्तेमाल कर लिया जाए। ऐसे अफराद जिनको सांस की तंगी होती है, सांस नहीं निकल रहा होता, उनके लिए प्लस खून की सर्कुलेशन को तेज़ करता है, ठीक है, बेहतरीन है, इस मौसम में इसका इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद मुनक्का इतनी बेहतरीन चीज़ है। ऐसे अफराद जिनके अंदर खून की कमी हो चुकी है, कमज़ोरी हो चुकी है, नकाहत हो चुकी है, ऐसे पेशेंट को चाहिए कि मुनक्का लें और इसके बीज निकाल के उसमें काली मिर्च डाल लें और शहद में डिप करके खाया जाए तो बहुत अच्छा है। अगर सिर्फ खून की कमी के लिए इस्तेमाल करना है तो रात को 3 से 5 दाने भिगो दें, सुबह वो पानी भी पी लें और इसे इस्तेमाल कर लें। उसके बाद इस मौसम में देखें, आप देखें अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमतें हैं, काजू, पिस्ता, अखरोट, बादाम की गिरी, मगजियात जितनी हैं वो सर्दियों में आती हैं। गर्मी में दिल भी नहीं करता, सर्दियों में किस लिए आती हैं कि आपकी सर्दी को कम कर सकें। ऐसे अफराद जिनके पट्टे कमज़ोर हैं, लोग सुस्त भी हो जाते हैं सर्दी में। जी, इसमें क्या होता है, सुस्त, इसी वजह से खून की सर्कुलेशन। ओके, ये रीजन है। अब इसमें क्या होता है, ठंडक, आसाबी कमजोरी हो जाती है, ठंडक इंसान आसाबी कमजोरी के लिए बड़ी बेहतरीन चीज है। उसमें आप ये छुहारे लें, 2 से 3 अदद, दूध में से पकाना है और इसके साथ 2 से 3 अदद ये फुल मखाने ले लें, ठीक है। उसके बाद इसमें 3 अदद मगज पिस्ता डाल लें। इसका बड़ा बेहतरीन कम्बिनेशन बना के आप रात को दूध में ना 1 पाव दूध लेने से उसमें पकाएं, पकाने के बाद उसे ठंडा करके बेशक सुबह पी लिया जाए या रात को पी लिया जाए। ये पट्ठों की कमजोरी के लिए, आसाबी कमजोरी के लिए, वीकनेस के लिए, ऐसे अफराद जिनकी कमर में दर्द होता है उसके लिए बेहतरीन किस्म का नुस्खा है। उसके बाद ये होता है कि हमारे इसमें अक्सर औकात कहवा जात नहीं इस्तेमाल किए थे, चाय ज़्यादा पी जाती है, चाय ड्राइनेस पैदा करती है, इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ की शिकायत, गैस की शिकायत, और सर्दियों में पाइल्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए बड़ा सादा सा आसान सा नुस्खा है। सना मक्की ले ली जाए 50 ग्राम, सौंफ ले ली जाए 50 ग्राम, पुदीना ले लिया जाए 50 ग्राम। इन सारी चीज़ों का पाउडर करके इसमें आप अगर शुगर, उसका ब्लड प्रेशर पेशेंट नहीं है तो नमक 25 ग्राम शामिल कर लिया जाए। इसका पाउडर अगर आधा चम्मच सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी से लिया जाए तो इससे कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होती है, साथ पाइल्स का मसला भी ठीक हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कहवा जात के हवाले से मैं कहूँगा चाय की बजाय अब पूरी दुनिया में जाए ज़्यादातर कहवे पिए जाते हैं। कहवे में आपके पास बड़ी बेहतरीन चीज़, आपने नाम सुना होगा, ये पेशावरी कावा, अक्सर औकात हमारे पख्तून हज़रात बेचते हैं। पेशावरी कावा बेहतरीन है, रोज़ाना आप 1 से 2 कप पेशावरी कावा बनाएं, उसमें ये लेमन निचोड़ लें, सब्ज़ इलायची थोड़ी सी डाल लें, बड़ा टेस्टी बनता है। ये अगर रात को रोज़ाना पी लिया जाए तो ये एक तो सर्दी की शिद्दत को कम करता है, साथ ही साथ गला साफ रखता है, आपका स्टमक भी इससे ठीक रहता है। उसके बाद लेमन ग्रास इतना कमाल का रिजल्ट है, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो उसके 2-3 कप डेली पिए, लेकिन उसके अंदर लेमन का इस्तेमाल करें। उसके बाद ये पुदीना जो है मैं समझता हूँ हर घर में होना चाहिए। ये खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल कर लिया जाए तो बहुत बड़े बड़े अमराज जैसे एच पाइलोरी है तो उस तक बंदा पहुंचता ही नहीं है, स्टमक रहता ही ठीक है। और ये इतनी सादा चीजें और सस्ती चीजें तो लोगों ने बड़ा जबरदस्त मिंट मार्गरीटा तक ही महदूद कर दिया। देखिए, अच्छा, लोग अपनी मर्जी से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसका आप कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, उसके लिए बड़ा बेहतरीन है कि इसमें आप ये पुदीना ले लें, अदरक ताज़ा ले लें। उसके बाद ये लहसन जो है इस मौसम में, ये देखिए मैं कितने कमाल की चीज़ है, और ये कैसी चीज़ है, ये देसी लहसन। और देसी लहसन इतना कमाल है, इसके फवायद अकेले के ऊपर प्रोग्राम हो सकता है। अगर आपके सर्दियों में दर्द हो रही है जोड़ों के अंदर, इसको आप सरसों का तेल लें, उसके अंदर जला लें, जलाने के बाद आपका तेल तैयार हो गया। आप जहाँ पे भी दर्द हो रही है इसकी मालिश करें। पित्ते के अंदर पथरी है, आप यहाँ पे मालिश करके कोई चीज़ ऊपर रख लें गर्म, आपके जोड़ के ऊपर दर्द हो रही है जोड़ों के ऊपर लगाएं। उसके बाद इसका इतना बड़ा फायदा है, खून की सर्कुलेशन को तेज करने के लिए इससे अच्छी दवाई नहीं है। सुबह निहार देसी लहसुन के 1 से 2 जोए वो इस्तेमाल कर लीजिए, ताज़ा पानी के साथ बेहतरीन है। सालन में वैसे ही थोड़ा सा करके आप खा लें। फिर आजकल जो लोग दूध पीते हैं कहते हैं रेशा करता है, फायदा नहीं, उसमें आप लहसुन के 3 तुरियां, और ये इतना ज़बरदस्त असाबी कमज़ोरी के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए नुस्खा है।
कि 3 लहसुन ले लें, उसके बाद 3 बादाम की गिरियाँ और 3 मगज़ पिस्ता, उनको कूट के दूध में पकाएं, आधा किलो दूध रखें, जब पाव रह जाए तो इसको आप पिए। यकीन करें ऐसे अफराद जिनको यूरिन ज़्यादा आता है, जोड़ों में दर्द है, पट्ठों में खिंचाव है, कमर में दर्द है, आसाबी कमज़ोरी है, उसके लिए बेहतरीन किस्म का इसका रिजल्ट है। इसके बाद हम जितने भी मगज़ियात हैं, जितने भी जिसमें काजू है, पिस्ता है, अखरोट है, बादाम की गिरी है, अक्सर औक़ात क्या करते हैं ज़्यादा सारी खा लेती है। इसके 2-2 3-3 पीस खाए जाएँ तो ये दिमाग के लिए कमाल का इसका रिजल्ट है, पट्ठों के खिंचाव के लिए इसका दिमाग का ज़बरदस्त रिजल्ट है। आजकल इसी सर्दी में बहुत सारे लोग मिग्रेन का शिकार होते हैं, सर दर्द का, बलगम रेशा बहुत ज़्यादा जमता है। चूँकि हम सर्दियों की बीमारियों के हवाले से बात कर रहे हैं, सिर्फ आप उस्तुखुद्दूस का कहवा पी लें तो फौरी तौर पे आफाका है। उसके बाद गुले बनफ्शा, ये आम सादा सी चीज़ है, हर पंसार स्टोर से ये मिल जाती है, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया जाए, बेहतरीन रिजल्ट है। इसका कहवा बना के पिया जाए, फौरी तौर पे बुखार, नज़ला, ज़ुकाम आपका ठीक हो जाता है। फरहान साहब, ये जो नज़ला ज़ुकाम की वजह से आपका सर दर्द हो रहा होता है, ये सिर्फ जो फ्रंट पे हो रहा है वो है, यहाँ जो साइड पे हो रहा है वो भी इसकी निशानी है? मिग्रेन जो होता है ना, दर्द शकीका, वो लेफ्ट साइड पे दर्द होता है, ठीक है। जैसे जैसे सूरज निकलता जाएगा दर्द बढ़ता जाएगा, ये गर्मी में इसकी शिद्दत बढ़ती है। राइट साइड वाला दर्द आसाबा है, ये सर्दी की वजह से होता है, ये गर्मी की वजह से। अगर लेफ्ट साइड पे हो रहा है तो उसमें नुस्खा है, उस्तुखुद्दूस ले लें आधा चम्मच, ये फूल जो मैंने दिखाया, और धनिया ले लें आधा चम्मच, और उसके बाद इसमें 2 से 3 काली मिर्च डाल के इसका कहवा बनाएं। 20 साल पुराना सर दर्द भी अल्हम्दुलिल्लाह फौरी तौर पे 3 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर हर टाइम पूरा सर दर्द करता रहता है, पूरा सर, ये अक्सर औकात ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। उसमें क्या करें, कैस्टर ऑयल लें, 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच कैस्टर ऑयल के डाल के लगातार आप 2-4 दिन पिएंगे, जितना मर्जी पुराना सर दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। और इस मौसम में हमें ना जो शुगर पेशेंट है ख़ास करके, उनके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त इसका सादा सा नुस्खा बताने लगा हूँ। उसमें ये चाकू ले लें, इसको चाकू आम लफ्ज़ लेकिन चाकसू लफ्ज़ है, ठीक है। चाकसू ले लें, 3-4 दाने, काली जीरी ले लें, 3-4 दाने काली जीरी, उसके बाद ये कलवंजी ले लें, 3-4 दाने। अगर ये वैसे ही पानी के साथ खा लिए जाए तो फौरी तौर पे शुगर नॉर्मल पे रहती है, इससे शुगर जो है वो बढ़ती नहीं है। सही। फरहान साहब, टाइम हो गया खत्म, आपके नुस्खे बहुत ज्यादा हैं और बहुत ही कारआमद। खजूर का इस्तेमाल जरूर करें, खजूर सुन्नत भी है और खून की कमी को पैदा पूरा करती है, और नकाहत के लिए, कमजोरी के लिए, छाइयों के लिए खजूर और दूध का सुबह नाश्ता किया जाए तो बेहतरीन है छाइयों के लिए। जबरदस्त, खजूर और दूध का सुबह नाश्ता करें तो बहुत ज़बरदस्त है। फरहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, और यकीनन ये सारे नुस्खे आपके बहुत काम आएंगे। सर्दियाँ आ चुकी हैं और तमाम मसाइल का हल देख लें आपके घर में मौजूद है, तो इनको अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को तंदुरुस्त बनाएं। हमें भी इजाज़त दीजिए। वीकेंड के बाद दोबारा मंडे को आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।